नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में, जहां हम अक्सर विज्ञान, मेडिकल डायग्नोसिस या इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों की बात करते हैं। हाँ। इन विषयों में ना एक अजीब सी तसल्ली होती है। मतलब सब कुछ बहुत सुलझावा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है ना। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में एक साफ सफेद लकीर दिख जाती है। एकदम सही। डॉक्टर सीधा उस लकीर पर उंगली रखता है और बता देता है कि समस्या बिल्कुल यही है। हाँ, मतलब चीजें या तो टूटी होती हैं या नहीं टूटी होती है, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हाँ, ये इंसानी फितरत भी तो है। हमें हर चीज एक साफ सुथरे डिब्बे में चाहिए होती है। हम्म। जब हम किसी घटना का एक निश्चित कारण और एक पक्की तारीख तय कर लेते हैं तो दिमाग को लगता है कि हाँ भाई, उसने चीजों को समझ लिया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इसी एक्सरे मशीन को लेकर इतिहास की दुनिया में घुस जाते हैं। सच में, ये बहुत बड़ी भूल होती है। हम इतिहास को भी न उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बड़े बदलाव की एक सटीक तारीख हो, एक ऐसा दिन हो जब सब कुछ अचानक से बदल गया हो। जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि ये नजरिया कितना भ्रामक है। ये कोई उबाऊ इतिहास की किताब वाला पाठ नहीं है। हाँ, आज हम असल में ये खंगालने वाले हैं कि इतिहास बनता कैसे है। सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास को उन कालखंडों में एक ऐसे स्कॉटिश आदमी ने बांट दिया था जिसने अपनी जिंदगी में कभी भारत की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था। जेम्स मिल का वो किस्सा इतिहास लेखन की सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगी विवादित कहानियों में से एक है। और आज हम इसी पूरी कहानी की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इतिहास के स्रोतों के पीछे असल में क्या छिपा है। हाँ, हम उन फाइलों और दस्तावेजों को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि कौन सी तारीखें याद रखी जाएंगी और कौन सी हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। और साथ ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के उन अधिकारियों की असलियत भी देखेंगे जिन्हें हम सिर्फ लुटेरा या महान प्रशासक मान लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस राजाओं की ताजपोशी, उनके युद्ध और संधियों की तारीखें रटते जाओ और परीक्षा पास कर लो। इस धारणा के पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है। लंबे समय तक इतिहास लिखा ही उसी तरीके से गया था। अच्छा। मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द। हाँ। जब इतिहास का मतलब ही सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण था तो तारीखें अपने आप केंद्र में आ गईं। समझ रही हूँ। मतलब फला राजा किस साल गद्दी पर बैठा, उसने किस साल किस दूसरे राज्य पर हमला किया, ये सब तो एक दिन या एक साल की घटना है ना। हाँ, इन चीजों की तो पक्की तारीख हो सकती है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए हम सड़क किनारे किसी टपरी पे खड़े चाय पी रहे हैं। भारत में चाय तो बहुत आम है। हाँ, तो क्या चाय पीते हुए कभी ये ख्याल आता है कि हम लोगों ने मतलब भारतीयों ने चाय पीना कब शुरू किया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। या फिर अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो क्या हम बता सकते हैं कि पूरे देश ने रेलवे को किस एक विशेष दिन अपना लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या ऐसा हुआ था कि किसी एक मंगलवार को सुबह उठकर पूरे देश ने अचानक तय किया कि बस आज से हम सब चाय पियेंगे? ये तो पूरी तरह से असंभव है। भारत में लोगों की जुबान पर चाय का स्वाद चढ़ना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। तो ये कैसे हुआ? ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इसके पीछे व्यापारिक नीतियां थीं, मार्केटिंग थी और दशकों का समय शामिल था। मतलब ये धीरे धीरे लोगों की आदतों में शामिल हुआ। एकदम सही। जब हम समाज में आए बदलावों की बात करते हैं, चाहे वो चाय पीने की आदत हो या फिर कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, तो हम कैलेंडर पर कोई एक तारीख नहीं लगा सकते। तो हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं? हम सिर्फ एक मोटे तौर पर तय किए गए दौर या कालखंड की बात कर सकते हैं। एक लंबी अवधि जब वे बदलाव स्पष्ट रूप से आकार लेने लगे थे। अच्छा, तो अगर इतिहास सच में एक लंबी प्रक्रिया है, तो फिर इतिहासकार पीढ़ियों तक इन तारीखों के पीछे इतने पागल क्यों रहे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। मतलब इन तारीखों को इतना महत्व कैसे मिल गया कि पूरी की पूरी किताबें सिर्फ तिथियों का पुलिंदा बनकर रह गई? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है सत्ता का। सत्ता का? वो कैसे? देखिए, जब इतिहास का दायरा बहुत सीमित होता है तो उसका फोकस सिर्फ शासकों पर होता है। पुराने दौर में इतिहासकार अक्सर दरबारों के वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। ओह, मतलब वो राजा के लिए काम करते थे? बिल्कुल, उनका काम राजा की उपलब्धियों का महिमामंडन करना था। और एक राजा की जिंदगी की सबसे अहम चीजें क्या हैं? उसका जन्म, उसका विवाह, युद्ध। एकदम सही। युद्ध जीतना, उसकी नीतियां, इन सब की पक्की तारीखें होती हैं। इसलिए इतिहास तारीखों का मोहताज बन गया।
और यही बात हमें ब्रिटिश इतिहासकारों के नजरिए में बहुत साफ दिखाई देती है। बिल्कुल दिखती है। अगर हम उन स्रोतों और किताबों को देखें जो ब्रिटिश राज के दौरान लिखी गईं, तो उन्होंने भारत का पूरा इतिहास सिर्फ गवर्नर जनरलों की एक लंबी सूची के इर्द गिर्द बुन दिया। हाँ, वो बस एक सूची बनकर रह गया था। मतलब किताब का पहला पन्ना वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और आखिरी पन्ना लॉर्ड माउंटबेटन की विदाई पे खत्म हो जाता है। बीच में वेलेस्ली, डलहौजी और कैनिंग जैसे नाम आते हैं। इसका कारण ये था कि ये इतिहासकार उसी औपनिवेशिक मशीनरी का हिस्सा थे। अच्छा। उनके लिए इतिहास का मतलब था सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का भारत में फैलाव। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए इतिहास में गवर्नर जनरलों के अलावा किसी और चीज की कोई जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। क्या? इन गवर्नर जनरलों की नीतियों और युद्धों के शोर में आम जनता कहाँ चली गई? बहुत उम्दा सवाल। मतलब आम भारतीयों का जीवन, उनकी रोजी रोटी के तरीके, उनकी कला, उनकी संस्कृति, ये सब इस पूरे ढांचे में कहाँ फिट बैठता है? ऐसा लगता है मानो इस इतिहास में आम आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सच कहूं तो आम जनता इस इतिहास से पूरी तरह गायब थी। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और जब बाद में इस बात का एहसास हुआ कि इतिहास सिर्फ कुछ अधिकारियों की डायरी नहीं हो सकता, तब इतिहासकारों को इसे अलग अलग कालखंडों या अध्यायों में बांटने की जरूरत महसूस हुई, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। बिल्कुल। जब किसी लंबे इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है तो मकसद होता है उस विशेष दौर की बुनियादी खासियतों को समझना, ना कि सिर्फ शासकों की सूची बनाना। और यहीं पर वो स्कॉटिश आदमी आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जेम्स मिल। हाँ, जेम्स मिल। 1817 में इस अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की 3 हिस्सों वाली एक विशाल किताब प्रकाशित की। और उसने क्या किया? उसने एक झटके में भारतीय इतिहास को 3 खानों में बांट दिया। हाँ, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मिल का ये वर्गीकरण बहुत ही सुनियोजित था। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया था, लेकिन वो एक खास तरह की औपनिवेशिक विचारधारा का कट्टर समर्थक था। कैसी विचारधारा? उसका मानना था कि एशियाई समाज सभ्यता की दौड़ में यूरोप से बहुत निचले स्तर पर हैं। अरे बाप रे! तो क्या वो इस बंटवारे से ये साबित करना चाहता था कि ब्रिटिश राज से पहले भारत में सब कुछ अंधकारमय था? उसका मुख्य तर्क यही था। मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ तानाशाहों का राज था, चारों तरफ धार्मिक बैर था, जातिगत जड़ताएं थीं और अंधविश्वास हावी था। ये तो बहुत ही पक्षपाती नजरिया है। बिल्कुल। उसका तर्क था कि भारत को सभ्यता के मार्ग पर लाने के लिए ब्रिटिश शासन का होना बहुत जरूरी है। हाँ, समझ रही हूँ। मतलब ये वर्गीकरण सिर्फ इतिहास को बांटने का तरीका नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत को सही ठहराने का एक वैचारिक हथियार था। लेकिन अगर हम इसे तर्क की कसौटी पर कसें तो ये बंटवारा पूरी तरह से बेतुका लगता है। एकदम बेतुका है। मतलब क्या हम किसी भी दौर को सिर्फ उसके शासकों के धर्म के आधार पर बांट सकते हैं? जब मिल हिंदू काल की बात करता है तो क्या प्राचीन भारत में सभी शासकों का धर्म एक ही था? बिल्कुल नहीं। क्या उस समय बौद्ध और जैन परंपराएं नहीं थीं? हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर हम युग का नाम सिर्फ शासक के धर्म से तय कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम बाकी करोड़ों लोगों के जीवन को, उनके संघर्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, आप बाकी पूरी आबादी को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। एकदम सही। इस वर्गीकरण की खामियां बहुत जल्द सामने आ गईं और बाद में इतिहासकारों ने इस धार्मिक बंटवारे को सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर नया बंटवारा क्या था? इसके बजाय उन्होंने भारतीय इतिहास को एक नए सांचे में ढाला, जो असल में पश्चिम से उधार लिया गया था। वो था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। पर मुझे लगता है कि ये नया बंटवारा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। वो कैसे? अगर हम पश्चिम के संदर्भ में देखें तो आधुनिक काल का मतलब क्या है? वहां इसका मतलब था विज्ञान का उदय, तर्क की अहमियत, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता का युग। बिल्कुल, पश्चिम में यही परिभाषा है। लेकिन जिस दौर को भारत में आधुनिक कहा जा रहा है, यानी अंग्रेजों का शासनकाल, तब यहाँ क्या हो रहा था? भारत के संदर्भ में आधुनिकता शब्द का इस्तेमाल सच में भ्रामक है। बिल्कुल। क्या अंग्रेजों के राज में भारतीयों के पास कोई समानता थी? क्या कोई राजनीतिक स्वतंत्रता थी? एकदम नहीं। क्या भारत की आर्थिक प्रगति हो रही थी? इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए इस दौर को आधुनिक कहना तो इतिहास के साथ मजाक है। इसी वजह से बहुत से इतिहासकार इसे आधुनिक नहीं बल्कि औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल युग कहना ज्यादा सही मानते हैं। औपनिवेशिक युग, इस शब्द को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, औपनिवेशीकरण कोई साधारण राजनीतिक बदलाव नहीं है।
ये एक बहुत ही व्यवस्थित तंत्र है। मतलब एक पूरी सिस्टमैटिक लूट। हाँ, जब एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा जमाता है और इस कब्जे के जरिए वो उस देश के राजनीतिक ढांचे, उसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को अपने फायदे के लिए बदल देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजों ने ठीक यही किया। उन्होंने क्या क्या बदलाव किए? उन्होंने स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाया, जमीन से होने वाली आमदनी पर नियंत्रण किया ताकि वो अपने सारे खर्चे निकाल सकें। और कच्चा माल भी तो सस्ते में ले जाते थे। बिल्कुल, भारत से चीजें सस्ती कीमत पर खरीदकर भारी मुनाफा कमाया। ये कोई आधुनिकता का प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरी तरह से एक व्यावसायिक लूट थी। लेकिन अगर ये पूरी तरह से लूट थी तो फिर हमारे पास इस दौर की इतनी विस्तृत जानकारी कहाँ से आती है? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। मतलब हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे? उनके रिकॉर्ड्स इतने पक्के कैसे हैं? ओह, इसका जवाब उस तरीके में छिपा है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। अच्छा। हमें समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पारंपरिक राजशाही नहीं थी, ये एक कॉरपोरेशन थी, एक बहुत बड़ी कंपनी। और इसके शेयरदार कहाँ थे? इसके असली मालिक, इसके शेयरदार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठे थे। तो इसका मतलब है कि भारत में बैठा कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, उसे लंदन को जवाब देना पड़ता था। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही से ब्रिटिश प्रशासन की वो मशहूर आदत शुरू होती है, हर चीज को कागज पर लिखने की आदत। ओह, मतलब बहुत सारा पेपर वर्क। बहुत ज्यादा। अंग्रेजों को लगता था कि हर निर्देश, हर छोटी बड़ी योजना, हर नीतिगत फैसले और हर जांच को स्पष्ट रूप से कागज पर दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि वो लंदन में दिखा सके। बिल्कुल। भारत में खर्च किए गए हर एक पैसे का हिसाब लंदन भेजना जरूरी था। इसी कॉरपोरेट जवाबदेही ने भारत में ज्ञापनों यानी मेमोज, टिप्पणियों और रिपोर्टिंग की एक विशाल संस्कृति को जन्म दिया। तो आज हम जो सरकारी रिकॉर्ड रूम्स में कागजों के पहाड़ देखते हैं, वे असल में उसी नौकरशाही की देन है। हाँ, वो उसी कॉरपोरेट आदत का नतीजा है। सिर्फ लिखना ही नहीं, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि उन्हें नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने का भी एक अजीब सा जुनून था। सर्वेक्षण या सर्वे करना ना उनके साम्राज्य को चलाने का एक बहुत अहम टूल था। वो कैसे? उनका मानना था कि अगर आप किसी देश पर राज करना चाहते हैं तो पहले आपको उस देश को अच्छी तरह जानना होगा। मतलब सिर्फ सेना से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी जमीन है, उस जमीन से कितना टैक्स वसूला जा सकता है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, मिट्टी कैसी है। बाप रे, मतलब इतनी गहराई से जांच। हाँ, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और जमीन की पैमाइश के सर्वे करवाए। नक्शों की बात करें तो जेम्स रेनेल का वो 1782 वाला नक्शा बहुत कुछ कहता है। वो नक्शा तो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को भारत का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, और उस नक्शे का जो आवरण चित्र था वो किसी भी मायने में भूगोलिक नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो सीधा सीधा प्रोपेगेंडा था। हाँ, चित्र में दिखाया गया है कि भारत के ब्राह्मण स्वेच्छा से अपने प्राचीन और पवित्र शास्त्र ब्रिटेन की प्रतीक ब्रिटेनिया के हाथों में सौंप रहे हैं। ओह, उस चित्र का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। मतलब वो तस्वीर चीख चीख कर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय लोग खुद चाहते हैं कि अंग्रेज आएं और उनकी संस्कृति की रक्षा करें। ये ब्रिटिश वर्चस्व को सही ठहराने और खुद को एक महान रक्षक के रूप में पेश करने की बहुत ही चालाक कोशिश थी। लेकिन इन सरकारी दस्तावेजों, रिपोर्टों और नक्शों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या दिखती है आपको? ये सब आधिकारिक रिकॉर्ड है, मतलब ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ब्रिटिश अफसर क्या सोचते थे, उनकी नीतियां क्या थीं। हाँ, और वे इतिहास में खुद को कैसे दर्ज करवाना चाहते थे। ये एकदम सही बात है। सरकारी फाइलें कभी पूरी कहानी नहीं बताती। तो अगर हमें यह जानना हो कि उस वक्त आम जनता के दिल में क्या चल रहा था, वे इस राज को कैसे देखते थे, तो फिर हम कहाँ जाएं? इन सरकारी फाइलों में तो उनकी आवाज होगी ही नहीं। इसके लिए हमें फाइलों से बाहर निकलकर दूसरे स्रोतों की तरफ मुड़ना पड़ता है। जैसे कि हमें लोगों की डायरियों, आत्मकथाओं, यात्रियों के लिखे संस्मरणों को देखना पड़ता है। और जब छपाई की तकनीक फैली तो अखबार छपने लगे और सार्वजनिक मुद्दों पर बहस होने लगी। और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोक पुस्तिकाएं भी। बिल्कुल, उनसे हमें आम धारणाओं का पता चलता है। लेकिन यहाँ भी तो एक दायरा खिंचा हुआ है ना। कैसा दायरा? मतलब डायरी कौन लिखेगा, अखबार कौन पढ़ेगा? वही लोग जो पढ़े रखे हैं। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं।
जो किसान खेतों में अपनी जान खपा रहे थे, जो मजदूर खदानों में काम कर रहे थे, या जो आदिवासी अपने जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल, उनका दर्द, उनकी कहानियां तो इन आत्मकथाओं और अखबारों में भी नहीं मिलेंगी। ये इतिहास लेखन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। सच में। समाज का वो तबका जिसने सबसे ज्यादा कष्ट सहे, वो ऐतिहासिक दस्तावेजों से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उनका इतिहास खोजना आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सिर्फ आम लोगों की सच्चाई ही नहीं छिपाई गई, बल्कि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की जो छवि गढ़ी गई और जो उनकी असल जिंदगी थी, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर था। हाँ, लोगों को लगता है कि सारे अफसर बहुत ऐश कर रहे थे। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि कंपनी का हर अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह था। भारत आया, दोनों हाथों से दौलत लूटी और राजाओं जैसी जिंदगी जी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो असलियत क्या थी? कंपनी के ज्यादातर अफसर क्लाइव की तरह बेशुमार दौलत नहीं कमा पाए। क्यों? क्या दिक्कत थी इसमें? सच्चाई ये थी कि भारत में उस वक्त कई तरह की बीमारियां फैली हुई थीं। हैजा, मलेरिया और युद्धों का सिलसिला तो जारी था ही। तो मतलब उनकी जान हमेशा जोखिम में रहती थी? हाँ, बहुत से अंग्रेज अफसर तो कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार होकर मारे गए। ओह। और जो जिंदा बचे, उनमें से कईयों की इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वे भारत में ठीक-ठाक पैसा कमा लें और वापस ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बिताएं। लेकिन जो सच में ढेर सारा पैसा लेकर ब्रिटेन लौटने में कामयाब हो गए, उनकी कहानी तो और भी अजीब है। बहुत अजीब है। उन्होंने वहां जाकर अपनी दौलत का दिखावा शुरू किया, आलीशान बंगले बनाए, लेकिन क्या ब्रिटेन के पारंपरिक अमीर समाज ने उन्हें गले लगाया? बिल्कुल नहीं। वहां के उच्च वर्ग ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। हाँ, उन्होंने इन नए अमीरों का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें एक नया नाम दिया, नवाब। ये नवाब शब्द का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था, नवाब। तो वो उन्हें असभ्य मानते थे। ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लिए ये लोग रातों रात अमीर बने। ऐसे लोग थे जिनमें कोई तहजीब नहीं थी। नाटकों और कार्टूनों में इन नवाब्स को भ्रष्ट, लालची और भोंडे तरीके से दिखाया जाता था। खुद क्लाइव की स्थिति देखिए। प्लासी की लड़ाई के बाद जब ब्रिटेन की संसद में उस पर भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ हुई, तो उसने अपने बचाव में जो कहा वो उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी। हाँ, उसने क्या बयान दिया था याद है? उसने कहा कि जब पूरा बंगाल उसके कदमों में था, तिजोरियां खुली थीं, तो उसने सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा लिया। वो संसद में खड़े होकर कह रहा था कि मैं तो खुद के संयम पे हैरान हूं कि मैंने सब कुछ क्यों नहीं लूट लिया। ये तो सच में चौंकाने वाला अहंकार था। और सिर्फ क्लाइव ही नहीं, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को भी इसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ा। हेस्टिंग्स के साथ क्या हुआ था? जब हेस्टिंग्स ब्रिटेन लौटा तो उस पर संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। अच्छा, महाभियोग। हाँ, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क ने उस पर आरोप लगाया कि हेस्टिंग्स ने भारत के लोगों के अधिकारों को पैरों तले रौंद दिया है। डर्क ने उसे सबका शत्रु और उत्पीड़क तक कह डाला। मतलब एक तरफ ये अधिकारी भारत में खुद को भगवान समझते थे। हाँ? और दूसरी तरफ उनके अपने ही देश में उन्हें लुटेरा और भ्रष्ट माना जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, पूछे। अगर ये अधिकारी इतने ही भ्रष्ट और असंगठित थे और आम जनता इनसे त्रस्त थी, तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने विशाल देश पर कब्जा कैसे बनाए रखा? इसका सीधा सा जवाब है उनकी सैन्य संरचना। सेना? 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने अपनी सेना में बहुत ही बुनियादी बदलाव किए। कैसे बदलाव? पहले भारत की पारंपरिक सेनाओं में घुड़सवारों का दबदबा होता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पैदल सैनिकों की सेना में बदलना शुरू किया। और इन पैदल सिपाहियों को मस्कट यानी भारी बंदूकों और मैचलॉक से लैस किया जा रहा था। तो क्या उन्होंने ये सैनिक ब्रिटेन से मंगवाए थे इतनी बड़ी सेना के लिए? नहीं, ब्रिटेन से सैनिक लाना बहुत महंगा पड़ता। तो फिर कौन थे ये सैनिक? उन्होंने भारत के ही किसानों और आम लोगों को भर्ती करके एक विशाल सेना खड़ी की। लेकिन यहाँ पेच ये था कि वे इन भारतीय सिपाहियों को पूरी तरह से यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दे रहे थे। मस्कट जैसी बंदूकों का इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत सख्त अनुशासन की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। मस्कट से फायरिंग करने के लिए सैनिकों को खुले मैदान में एक सीधी लाइन में खड़े होना पड़ता था और एक कमांड पर एक साथ फायर करना होता था। इसके लिए मशीन जैसी एक रूपता चाहिए थी। मतलब एक सिपाही अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। एकदम सही। आपको सैनिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से मिटानी पड़ती थी। और मुझे लगता है कि यहीं पर सबसे बड़ा सांस्कृतिक टकराव पैदा होता है। बिल्कुल। मतलब आप किसी भारतीय को वर्दी पहना सकते हैं, उसे बंदूक चलाना सिखा सकते हैं,
लेकिन आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान अपनी जाति के नियम, अपने धर्म की मान्यताएं और अपना खानपान उस वर्दी के बाहर खूंटी पर टांग देगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ी भूल थी उनकी। अंग्रेजों ने सैन्य एकरूपता के चक्कर में भारतीय सिपाहियों की इसी सामाजिक और धार्मिक पहचान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि बस आदेश देना काफी है। हाँ, उन्हें लगा कि सिपाही सिर्फ एक पुर्जा है जिसे आदेश मानना है। ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता इतनी गहरी थी कि इसने सिपाहियों के अंदर एक सुलगता हुआ गुस्सा भर दिया। और यही गुस्सा बाद में फूटा भी। बिल्कुल। जातियों के नियम टूटने का डर और धार्मिक भावनाओं का अपमान अंततः उस महान विद्रोह की जमीन तैयार कर रहा था जिसने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि इतिहास सिर्फ उन तारीखों का नाम नहीं है जिन्हें स्कूल में रटना पड़ता है। एकदम सही। इतिहास बहुत जटिल है। इतिहास इस बात से तय होता है कि सत्ता किसके हाथ में है। जैसे जेम्स मिल ने अपनी सोच के हिसाब से पूरे भारत का इतिहास बांट दिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे फाइलों और सर्वे रिपोर्टों की आड़ में असलियत को छुपाया जा सकता है। हाँ, और सबसे अहम बात हमने जाना कि इन आधिकारिक दस्तावेजों के बाहर एक बहुत ही अलग दुनिया थी, जहां आम लोग संघर्ष कर रहे थे और जिन्हें इन पन्नों में कभी जगह ही नहीं मिली। मेरा मानना है कि इतिहास की असली समझ तब आती है जब हम उस धुंधलेपन में छिपी हुई अनकही कहानियों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन लोगों की आवाजों को जिन्हें नक्शों और मेमोस के बाहर कर दिया गया था। और इसी बात से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जो मुझे आज के समय को लेकर थोड़ा डराता भी है। कैसा विचार? देखिए, हमने देखा कि ब्रिटिश अधिकारी हर चीज का दस्तावेज बनाने और सर्वे करने के दीवाने थे, लेकिन वो तो सिर्फ कागज पे लिखते थे। हाँ, कागजों की सीमाएं थी। पर आज के समय में हमारे हर क्लिक, हर पसंद, हमारी हर आवाज जाही का डिजिटल डेटा रोजाना बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और सरकारों के सर्वर में दर्ज हो रहा है। ये सच है। हम इतिहास के सबसे बड़े दस्तावेजीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर भविष्य में मान लीजिए 200 साल बाद आज के समय का इतिहास सिर्फ इसी डिजिटल डेटा एल्गोरिदम और आधिकारिक डेटाबेस के आधार पर लिखा गया है, रुकिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, तो क्या उस इतिहास में उन लोगों की रोजमर्रा की कहानियां दर्ज हो पाएंगी जो आज भी इस डिजिटल दुनिया के हाशिए पर हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे संघर्ष, हमारे सच्चे भावनाएं कभी उस डेटा में कैद हो पाएंगी, या भविष्य के इतिहासकार भी वही गलती करेंगे और हम भी सिर्फ एक विशाल एल्गोरिदम का बेजान हिस्सा बन के रह जाएंगे? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। तो आज के इस लंबे और गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय के साथ। मान लीजिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक आपको एक नोटिस मिलता है कि जिस जंगल या जमीन पर आपका परिवार पिछली कई सदियों से रहता आ रहा है, वो अब आपकी नहीं है। और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के आदेश पर जिसे आपने कभी देखा भी नहीं है। बिल्कुल। मतलब 7000 मील दूर बैठे कुछ विदेशी व्यापारियों ने कागज के एक टुकड़े पर दस्तखत किए हैं और रातों रात आप अपने ही घर में गैर कानूनी घुसपैठी घोषित कर दिए गए हैं। ये सच में खौफनाक है। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि आप न्याय के लिए किसी अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। हाँ, क्योंकि कानून भी तो उन्हीं के हैं, राइट? बिल्कुल, क्योंकि वे अदालतें, वो पुलिस स्टेशन और वे सारे कानून भी उन्हीं बाहरी लोगों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। ये तो मतलब किसी आधुनिक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध पत्रों के सहारे इसी हकीकत में उतरने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ राजाओं और युद्धों के बारे में ही बात करते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के गांवों में और जंगलों में घुसकर सिर्फ गद्दी नहीं बदली, बल्कि सदियों पुराने जीने के तरीके को एक बही खाते में तब्दील कर दिया। हाँ, एक ऐसी मुनाफे की अंधी भूख जिसने किसानों और आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर गुलाम बना दिया। तो चलिए इस तंत्र की परतों को थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जब अंग्रेजों ने भारतीय जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया तो उनका पहला दाव क्या था? मैंने अक्सर स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का नाम सुना है। हाँ, स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश प्रशासन का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि पूरी तरह से नाकाम प्रयोग था। देखिए, कंपनी को अपना प्रशासन चलाने और युद्ध लड़ने के लिए एक तय इनकम चाहिए थी।
एक फिक्स्ड रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए थी, राइट? बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जमींदारों का टैक्स हमेशा के लिए फिक्स कर दें, यानी उसे स्थायी कर दें, तो जमींदार आश्वस्त हो जाएंगे। अंग्रेजों की थ्योरी क्या थी इसके पीछे? मतलब वो क्या सोच रहे थे? उनकी थ्योरी ये थी कि क्योंकि अब सरकार टैक्स नहीं बढ़ाएगी, इसलिए जमींदार अपनी अतिरिक्त कमाई को खेती और जमीन सुधारने में लगाएंगे। अच्छा, जैसे इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स करते थे। एकदम सही। वे इसे ब्रिटिश चश्मे से देख रहे थे। एक मिनट, मुझे इसमें एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। मतलब क्या भारतीय जमींदारों ने वाकई अपनी कमाई को जमीन में वापस इन्वेस्ट किया? एकदम नहीं। ये पूरी तरह से एक गलतफहमी पर आधारित था। तो असल में हुआ क्या? शुरुआत में टैक्स इतना ज्यादा रखा गया था कि जो जमींदार उसे चुका नहीं पाए, उनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं। और जो बच गए, उन्हें लगा कि जब बिना कुछ किए बैठे बैठाए किसानों से लगान मिल रहा है, तो जमीन सुधारने में पैसा क्यों बर्बाद करना। मतलब जमीन की हालत बिगड़ती गई। हाँ, खेती की हालत बिगड़ती गई और कंपनी का रेवेन्यू एक जगह आकर रुक गया। और एक कॉर्पोरेशन कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका रेवेन्यू रुक जाए। उन्हें तो हर तिमाही में ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल, उन्हें मुनाफा चाहिए था। तो जब जमीन से सीधा टैक्स नहीं बढ़ रहा था, तो कंपनी ने यकीनन कोई दूसरा रास्ता खोजा होगा। उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा और वो था खेती का कमर्शियलाइजेशन। जब टैक्स से पेट नहीं भरा, तो कंपनी ने उन फसलों पर जोर देना शुरू किया जिनकी यूरोप के बाजारों में भारी मांग थी। और यहीं से नील यानी इंडिगो की कहानी एक वैश्विक मोड़ लेती है ना? बिल्कुल, और ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हाँ, नील की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में 2 कलाकृतियों की तुलना की गई है। एक है भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया पारंपरिक कलमकारी छापा, और दूसरा है 19वीं सदी के ब्रिटेन के मशहूर डिजाइनर विलियम मॉरिस द्वारा डिजाइन किया गया कॉटन छापा। हाँ, और दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के डिजाइन थे, लेकिन दोनों में एक समानता थी, उनका गहरा जीवंत नीला रंग। सही कहा। और वो नीला रंग उस समय किसी फैक्ट्री में बना सिंथेटिक केमिकल नहीं था। वो भारत में उगने वाले नील के पौधों से निकाला जाता था। लेकिन 18वीं सदी के अंत में भारतीय नील की मांग अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? इसके पीछे कोई घटना थी क्या? हाँ, और वो एक बहुत ही हिंसक वैश्विक घटना थी। ये घटना भारत से हजारों मील दूर कैरिबियाई द्वीप सेंट डोमिंग्यू में हुई थी। अच्छा, वहां क्या हुआ था? 1791 में वहां के फ्रांसीसी बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलामों ने बगावत कर दी थी। उन्होंने बागान जला दिए और आखिरकार फ्रांस को दास प्रथा खत्म करनी पड़ी। बाप रे। तो इसका सीधा असर नील की खेती पर पड़ा। बिल्कुल। इसके कारण कैरिबियाई नील की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। ये तो ऐसा है जैसे आज की दुनिया में अचानक किसी एक देश के पास ही सारा कच्चा तेल बचे और पूरी दुनिया उसी पर निर्भर हो जाए। एकदम सही एनालॉजी है। और जब दुनिया भर में भारतीय नील की मांग बढ़ी, तो वैश्विक बाजार के इस दबाव ने भारत में नील की खेती को एक क्रूर उद्योग में बदल दिया। तो जमीनी स्तर पर किसानों के साथ क्या हुआ? ब्रिटिश बागान मालिकों ने रातों रात मुनाफा कमाने के लिए किसानों को उनकी पारंपरिक आजीविका छोड़कर जबरन नील उगाने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। जैसे धान की खेती छोड़कर। हाँ, धान की खेती छुड़वा दी गई। लेकिन एक मिनट, मुझे ये समझना है कि किसान इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि वे खुशी खुशी अपनी धान की खेती छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, कोई अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करेगा। अगर बंगाल में लाखों किसान थे और ब्रिटिश बागान मालिक मुट्ठी भर, तो ये शोषण चला कैसे? ये कर्ज का जाल आखिर काम कैसे करता था? ये जाल बहुत ही चालाकी से बुना गया था। इसे दादन या एडवांस सिस्टम कहते थे। दादन सिस्टम? ये क्या था? देखिए, बुआई के सीजन की शुरुआत में किसान के पास हमेशा पैसों की कमी होती थी। हाँ। तो बागान मालिक उसे नकद एडवांस देते थे। और भूखा किसान ये एडवांस ले लेता था। राइट। हाँ, लेकिन पेच उस एग्रीमेंट के गणित में था। कैसा गणित? एग्रीमेंट के हिसाब से किसान को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना होता था। सिर्फ 25%? ये तो इतना बुरा नहीं लगता। बात प्रतिशत की नहीं थी, बात नील के पौधे की थी। नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थीं, जो मिट्टी की सारी ताकत सूख लेती थी। ओह, मतलब जमीन बंजर हो जाती थी। बिल्कुल,
उसके बाद आप उस जमीन पर धान उगा ही नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा धोखा तब होता था जब फसल तैयार होती थी। क्या धोखा? बागान मालिक उस नील को बाजार भाव के महज 2.5% या उससे भी कम कीमत पर खरीदते थे। बाप रे, 2.5%! मतलब किसान ने जो नकद एडवांस लिया है वो अपनी नील की फसल बेचकर उसे कभी चुकता ही नहीं कर सकता। कभी नहीं। हर साल उसका कर्ज बढ़ता जाता। जब किसान मरता तो वो कर्ज उसके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाता। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली गुलामी थी। हाँ, बिल्कुल गुलामी ही थी। लेकिन हर दबाव की एक सीमा होती है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 1859 में बंगाल में ये सड़ी हुई व्यवस्था आखिरकार टूट गई। और इसे ऐतिहासिक नील विद्रोह या ब्लू रिबेलियन कहा गया। हाँ, रैयतों यानी किसानों ने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वे नील नहीं उगाएंगे। इस विद्रोह की तीव्रता को हम उन गीतों में महसूस कर सकते हैं जो उस समय बंगाल के गांवों में गाए जाते थे। बिल्कुल, वे गीत बहुत शक्तिशाली थे। एक गीत के बोल थे, मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक सामूहिक चेतना का विस्फोट था। किसानों ने लाठियों, भालों और तीरों से लैस होकर बागानों पर हमला कर दिया। औरतों ने भी तो हिस्सा लिया था ना? हाँ, औरतों ने बर्तनों से हमला किया। ये एक ऐसा पल था जब उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले नहीं हैं। इस विद्रोह में एक बहुत ही अजीब घटना घटी थी जिसने मुझे हैरान कर दिया। कौन सी घटना? 1859 की सर्दियों में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उसने कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। और किसानों में तुरंत ये अफवाह फैल गई कि महारानी विक्टोरिया ने खुद नील की खेती बंद करने का हुक्म दिया है। ये अफवाह बहुत तेजी से फैली थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। 1857 के इतने खूनी गदर के ठीक 2 साल बाद भारतीय किसानों को ऐसा क्यों लगा कि ब्रिटिश सरकार अपने ही बागान मालिकों के बजाय उनके पक्ष में खड़ी होगी? देखिए, इसके पीछे ब्रिटिश सत्ता का डर और मनोविज्ञान काम कर रहा था। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डरी हुई थी। अच्छा, उन्हें डर था कि एक और गदर हो जाएगा? बिल्कुल, वे जानते थे कि उनकी सत्ता बालू की भीत पर खड़ी है। जब बंगाल में नील उगाने वाले लाखों किसानों में ये रोष फैलने लगा तो सरकार को लगा कि अगर ये चिंगारी भड़की तो एक और बड़ा विद्रोह हो जाएगा जिसे वे संभाल नहीं पाएंगे। मतलब ये किसानों से कोई हमदर्दी नहीं थी, ये सिर्फ एक और 1857 को टालने की कोशिश थी। एकदम सही कहा आपने। इसी डर की वजह से उन्होंने नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन का गठन किया और बागान मालिकों को दोषी ठहराया। तो किसानों को लगा कि महारानी उनके साथ हैं, लेकिन असल में सरकार सिर्फ अपना सिस्टम बचा रही थी। हाँ, वे बस किसी तरह उस बगावत को शांत करना चाहते थे। तो हमने देखा कि कैसे मैदानी इलाकों की उपजाऊ जमीन को एक प्रॉफिट मशीन में बदल दिया गया। लेकिन कंपनी की भूख यहीं नहीं रुकी। बिल्कुल नहीं, उनकी नजर तो हर उस चीज पर थी जिससे पैसा बन सके। हाँ, जब उनकी नजर दूर तक फैले घने जंगलों पर पड़ी तो उन्हें वहां कोई इकोसिस्टम या प्रकृति की सुंदरता नहीं दिखी। उन्हें दिखी बिना टैक्स वाली इमारती लकड़ी और ऐसे लोग जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। तो चलिए अब हम खेतों से जंगलों की ओर चलते हैं। जब हम 19वीं सदी के आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो हम ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसका अर्थशास्त्र लाभ कमाने पर नहीं बल्कि गुजारे और प्रकृति के चक्र पर आधारित था। इसमें 2 जीवन शैलियां सबसे प्रमुख थीं, है ना? हाँ। एक थी झूम खेती, जिसे घुमंतू खेती कहते हैं, और दूसरा शिकारियों और संग्राहकों का जीवन। जब मैंने स्रोतों में झूम खेती की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान था। बिल्कुल, वे जंगल को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जंगल के एक हिस्से में पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे ताकि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच सके। हाँ, और फिर घास फूस को जलाकर उसकी राख को जमीन पर छिड़कते थे। और इस राख में पोटाश होता था जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता था। वे खेतों में गहरे हल नहीं चलाते थे, बस कुदाल से जमीन की ऊपरी सतह को हल्का सा खुरचते थे और बीज बिखेर देते थे। और सबसे अहम बात, फसल कटने के बाद वे उस जमीन को कई सालों के लिए पड़ती छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। ये तरीका सुनिश्चित करता था कि जंगल को खुद को दोबारा जीवित करने का, हील करने का समय मिल सके। ये तो आज के सस्टेनेबल जीवन शैली जैसा है। बिल्कुल। और शिकारियों और संग्राहकों का जीवन भी इसी तालमेल पर टिका था। जैसे ओडिशा के खोंड समुदाय का उदाहरण। राइट। हाँ, खोंड आदिवासी
वे शिकार करते थे, खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों से निकाला गया तेल इस्तेमाल करते थे। और जब स्थानीय बुनकरों को कपड़े रंगने होते थे तो यही खोंड आदिवासी उन्हें कुसुमू और पलाश के फूल सप्लाई करते थे। मध्य भारत में बैगा समुदाय का भी यही हाल था। उनका मानना था कि वे जंगल की संतान हैं। और किसी दूसरे के लिए मजदूरी करना उनके लिए घोर अपमान था, है ना? हाँ, उनके लिए यह सम्मान की बात थी कि वे सिर्फ जंगल पर निर्भर रहें। लेकिन रुको, जब हम इन आदिवासियों की बात करते हैं तो क्या हम इसे थोड़ा ज्यादा ही रोमानी या रोमांटिक नहीं बना रहे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या वे सच में एक परफेक्ट सस्टेनेबल यूटोपिया में जी रहे थे, या वे बस सर्वाइवल के एकदम आखिरी किनारे पर थे जहां एक खराब मौसम या अकाल उन्हें आसानी से भुखमरी की तरफ धकेल सकता था? ये एक बहुत सही सवाल है। देखिए, ये कोई यूटोपिया नहीं था। जीवन कठोर था और बीमारियां व अकाल अक्सर आते थे। तो फिर इसमें खास क्या था? मानव विज्ञानी वारियर एल्विन ने 1930s और 40s के दशक में इन समुदायों का जो अध्ययन किया, उसमें उन्होंने एक बहुत अहम बात बताई। क्या बात थी वो? उन्होंने कहा कि उनके जीवन में एक लय या रिदम थी। शिकार का एक वक्त था, बुआई का एक वक्त और नए इलाकों में जाने का एक वक्त। उनका जीवन प्रकृति के कैलेंडर से जुड़ा हुआ था। एक नेचुरल रिदम। हाँ, और ये लय ही वो चीज थी जो ब्रिटिश प्रशासन की समझ से पूरी तरह बाहर थी। अंग्रेजों को लगता था कि जो एक जगह टिककर नहीं रहता वो असभ्य है। और सबसे बड़ी बात, जो एक जगह टिकता नहीं उस पर टैक्स लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, असली समस्या तो टैक्स की ही थी। और यहीं से शुरुआत होती है दीकुओं के प्रवेश की। दीकू यानी बाहरी लोग, जैसे महाजन, व्यापारी और ब्रिटिश अफसर। अंग्रेजों को अपनी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए लाखों स्लीपरों की जरूरत थी। इसके लिए उन्हें साल और सागौन जैसी सख्त इमारती लकड़ी चाहिए थी। लेकिन ये लकड़ी लाएगा कौन? जंगल से उसे काट कर बाहर कौन लाएगा? तो इसी के लिए नए वन कानून बनाए गए। बिल्कुल, और इन वन कानूनों का असर किसी प्रलय से कम नहीं था। अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति यानी स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मतलब जिन जंगलों में आदिवासी सदियों से आजादी से घूमते थे, अचानक वहीं उन्हें गैर कानूनी घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। जी हाँ। तो ब्रिटिश प्रशासन मूल रूप से लोगों के जीने के सदियों पुराने तरीके को ही अपराध की श्रेणी में डाल रहा था। एकदम सही। जरा सोचिए, जो जमीन एक सामुदायिक संपत्ति थी जिस पर पूरे कबीले का हक था, उसे ब्रिटिश प्रशासन और दीकुओं ने एक व्यक्तिगत राजस्व स्रोत में बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों ने आदिवासियों से कहा कि अगर वे जंगलों में रहना चाहते हैं तो उन्हें वन विभाग के लिए पेड़ों को काटने और ढोने की मजदूरी करनी होगी। और वो भी बहुत कम या बिना किसी पैसे के, राइट? बिल्कुल, लगभग बेकार करवाई जाती थी उनसे। स्रोतों में वेरियर एल्विन द्वारा संकलित बैगा आदिवासियों का एक लोकगीत है जो उस बेबसी को बहुत मार्मिक ढंग से बयां करता है। हाँ, वो गीत बहुत गहरा है। उस गीत के बोल हैं, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, जंगल कर के लिए बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का विलाप है जो टैक्स के बोझ तले अपनी ही जमीन पर भिखारी बन गई थी। और फिर महाजनों का प्रवेश हुआ, है ना? हाँ। जब महाजनों ने भारी ब्याज पर कर्ज देकर आदिवासियों की बची खुची जमीनें भी हड़पना शुरू कर दी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज में हताशा अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है और न्याय का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे अक्सर एक मसीहा की तलाश करते हैं। और इसी हताशा के दौर में 1895 में छोटा नागपुर के जंगलों में एक ऐसे ही मसीहा का उदय हुआ, बिरसा मुंडा। राइट। बिल्कुल, बिरसा मुंडा। मुंडा परिवार में जन्मे बिरसा के बारे में कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। और सिर्फ मुंडा ही नहीं, संथाल और उरांव जैसी अन्य जनजातियां भी उनके पीछे चलने लगी। हाँ, क्योंकि बिरसा सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की बात नहीं कर रहे थे, वे एक स्वर्ण युग या सतयुग की परिकल्पना कर रहे थे। ये सतयुग कैसा था? एक ऐसा समय जब मुंडा लोग अपना पारंपरिक जीवन फिर से जी सकेंगे, पेड़ लगाएंगे और अपने रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएंगे। बिरसा का ये विजन बहुत शक्तिशाली था क्योंकि ये उनके खोए हुए अतीत की याद दिलाता था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। क्या? आदिवासियों की समस्या तो पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक थी। उनकी जमीनें छिन गई थीं, उन पर भारी कर्ज था।
तो फिर बिरसा को ये सब जादू टोना छोड़ो, शराब मत पियो, गांव साफ रखो जैसी बातें क्यों करनी पड़ी? मतलब एक राजनीतिक लड़ाई को ये आध्यात्मिक रीसेट बटन क्यों चाहिए था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, लंबे समय तक चला शोषण सिर्फ आपकी आर्थिक आजादी नहीं छीनता, वो आपके आत्मसम्मान को भी कुचल देता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बिल्कुल। बिरसा जानते थे कि दीकुओं यानी बाहरी मिशनरियों, महाजनों और ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए समाज का अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब जब तक वे खुद मजबूत नहीं होंगे वे लड़ेंगे कैसे? सही कहा। जब लोग शराब में डूबे रहेंगे या जादू टोने के डर में जिएंगे, तो वो एक शक्तिशाली साम्राज्य से कैसे लड़ेंगे? तो ये आध्यात्मिक रीसेट दरअसल उन्हें मानसिक रूप से आजाद करने की एक तैयारी थी, ताकि वे मुंडा राज की स्थापना के लिए लड़ सकें। कि सीधे उनकी सत्ता को चुनौती है, तो उन्होंने एक्शन लिया। 1895 में बिरसा को दंगे भड़काने के आरोप में जेल में डाल दिया गया, राइट? हाँ, लेकिन 1897 में जब बिरसा जेल से छूटे तो वे और भी ज्यादा खतरनाक होकर लौटे। और यहीं से मुंडा विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। बिल्कुल। जेल से लौटने के बाद बिरसा ने पारंपरिक प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करके अपने लोगों को युद्ध के लिए एकजुट किया। उनका प्रतीक था सफेद झंडा, है ना? हाँ, सफेद झंडा जो बिरसा राज की शुद्धता का प्रतीक था। ये दिकुओं की सत्ता के खिलाफ एक सीधा ऐलान था। और फिर उन्होंने पुलिस थानों, चर्चों और महाजनों की संपत्तियों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। उनका गुस्सा भड़क चुका था। उस समय के गीतों में उनके बरसों के जमे हुए दर्द को महसूस किया जा सकता है। एक मुंडा गीत के बोल हैं, कोल्हू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे। ये वो दर्द था जो उन्होंने पीढ़ियों से सहा था और अब वो ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। लेकिन हर बड़े विद्रोह की तरह इसे भी ब्रिटिश सेना की सुपीरियर फायर पावर का सामना करना पड़ा। हाँ, आखिरकार तीरों और भालों से आप बंदूकों का मुकाबला कब तक कर सकते हैं? सन 1900 में बिरसा को दोबारा पकड़ लिया गया और जेल में हैजे यानी कॉलरा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। और उनके बिना ये आंदोलन धीमा पड़ गया। ये बहुत ही दुखद अंत था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या इस विद्रोह का कोई फायदा हुआ या बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों का बलिदान व्यर्थ गया? नहीं, मैं कहूंगी कि उनका बलिदान व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। भले ही आंदोलन कुचल दिया गया, लेकिन इसके दो बहुत बड़े ऐतिहासिक प्रभाव पड़े। वो क्या थे? पहला तो ये कि ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि वे आदिवासियों को अनंत काल तक प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो उन्होंने कानून बदला। हाँ, उन्होंने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू किया। इस एक्ट ने क्या किया? इसने गैर आदिवासियों यानी दीकुओं द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने पर रोक लगा दी। अब उनकी जमीन इतनी आसानी से नहीं छीनी जा सकती थी। और दूसरा प्रभाव क्या था? दूसरा प्रभाव मनोवैज्ञानिक था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि हाशिए पर रहने वाले आदिवासी, जिनके पास कोई आधुनिक शिक्षा या हथियार नहीं थे, वे भी अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे मुनाफे की क्रूर व्यवस्था ने परमानेंट सेटलमेंट और इंडिगो से लेकर वन कानूनों तक स्थानीय जीवन के हर पहलू को कुचला। बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। लेकिन 1859 के नील विद्रोह और बिरसा मुंडा के आंदोलन ने यह भी साबित किया कि जब व्यवस्था न्याय के सारे दरवाजे बंद कर देती है तो शोषित लोग खुद अपने दरवाजे तोड़कर बाहर आते हैं। हाँ, और इतिहास सिर्फ बीती ही घटनाओं का दस्तावेज नहीं है। ये हमें सिखाता है कि सत्ता और पूंजी के काम करने का तरीका समय के साथ बस अपना रूप बदलता है। और यही बात हमें आज के उस आखिरी विचार की तरफ ले जाती है। हमारे स्रोतों में हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में महज एक रंग नील या रेलवे स्लीपरों के लिए लकड़ी की वैश्विक मांग ने भारत की पूरे स्थानीय इकोसिस्टम और लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। ये सचमुच सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या आज के आधुनिक युग में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है? क्या आज वैश्विक बाजार में हमारी फास्ट फैशन की कभी ना खत्म होने वाली भूख या हमारे स्मार्टफोन की बैटरियों के लिए निकाले जाने वाले खनिजों की मांग दुनिया के किसी दूर दराज इलाके में किसी नए समुदाय को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं कर रही है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या आज भी जंगलों को मुनाफे के लिए उजाड़ा नहीं जा रहा है? क्या आज के दीकू बस सूट बूट पहनकर नए कॉर्पोरेट अवतार में हमारे सामने नहीं है? इस पर जरूर विचार करें। 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सबने पढ़ा ही है,
मतलब मंगल पांडे, वो चर्बी वाले कारतूस और आजादी की पहली लड़ाई। बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो इतिहास की किताबों में सबसे पहले पढ़ाई जाती हैं। हाँ, लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई? खत्म नहीं हुए? मतलब आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मतलब जब अंग्रेजों ने देखा कि वो सिर्फ गोलियों और तोपों से इस देश को हमेशा के लिए नहीं झुका सकते, तो उन्होंने ना अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमारी सोच, हमारे स्कूलों और कह सकते हैं कि हमारे दिमाग पर कब्जा करने का एक साइलेंट वॉर शुरू कर दिया। एक खामोश युद्ध। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। हम आज कुछ बहुत ही दिलचस्प निजी संस्मरणों से गुजरेंगे, जैसे विष्णु भट्ट गोडसे और सूबेदार सीताराम पांडे की लिखी किताबें। और साथ ही हम विलियम एडम की इस मशहूर शिक्षा रिपोर्ट के पन्नों को भी पलटेंगे। हाँ, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे जमीन और सत्ता के छिनने से जो असंतोष शुरू हुआ था, वो एक महासंग्राम में तो बदला ही, लेकिन फिर कैसे हथियारों की वो जंग धीरे धीरे विचारों और शिक्षा के युद्ध में तब्दील हो गई। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है, क्योंकि इतिहास को ना हम अक्सर सिर्फ तारीखों और युद्धों के चश्मे से ही देखते हैं, जो कि अधूरा सच है। बिल्कुल। असली कब्जा जमीन पर नहीं होता, वो लोगों की पहचान और उनके मन पर होता है। 1857 का जो महासंग्राम था, वो अचानक किसी एक दिन में नहीं भड़का था। हाँ, रातों रात तो कुछ नहीं होता। सही बात है। इसके पीछे दशकों का वो डर और अविश्वास था, जो समाज की रगों में किसी जहर की तरह फैल रहा था। और ये डर कितना गहरा था ना, इसका एहसास मुझे विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास पढ़ते हुए हुआ। माझा प्रवास, ये बहुत ही प्रामाणिक स्रोत माना जाता है उस दौर का, है ना? गोडसे दरअसल महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से मथुरा की यात्रा पर निकले थे। वो एक साधारण ब्राह्मण थे। वो लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले और उन सिपाहियों ने गोडसे को आगे जाने से ही रोक दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? सिपाहियों ने कहा कि लौट जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में चारों तरफ भयानक कोहराम मचने वाला है। और उस कोहराम की जो वजह सिपाहियों ने बताई ना, वो सच में बहुत चौंकाने वाली थी। उन्होंने उन अफवाहों का जिक्र किया होगा। हाँ, उन्होंने गोडसे को बताया कि अंग्रेज एक 84 नियमों की सूची लेकर आए हैं और इस सूची का बस एक ही मकसद है, हिंदू और मुसलमानों का धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट कर देना। इस 84 नियमों वाली बात को अगर हम गहराई से समझे ना, तो ये सिर्फ एक कोरी अफवाह नहीं थी। मतलब इसमें कुछ सच्चाई थी। देखिए, 19वीं सदी के भारत में धर्म भ्रष्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपकी पूजा पाठ छिन गई। तो और क्या था? इसका सीधा मतलब था समाज से पूरी तरह बहिष्कृत हो जाना, अपनी बिरादरी से कट जाना, जिसे एक तरह की सामाजिक मौत कह सकते हैं। ओह, समझ गया, हुक्का पानी बंद हो जाना। बिल्कुल वही। और जब रियासतों के राजाओं और नवाबों की सत्ता एक एक करके अंग्रेजों द्वारा छीनी जा रही थी, तो आम आदमी को लगने लगा था कि अब अगला नंबर उनके वजूद का है, उनके धर्म का ही है। हाँ, जब चारों तरफ इतनी बेबसी होती है तो इस तरह की अफवाहें लोगों को एकदम कड़वे सच की तरह लगने लगती हैं। एकदम सही। और सबसे हैरानी की बात तो मुझे ये लगी कि भारतीय जनमानस के भीतर ये जो पूरा ज्वालामुखी उबल रहा था ना, अंग्रेज अधिकारी उससे पूरी तरह अनजान थे। वो अपनी ही दुनिया में जी रहे थे। बिल्कुल। मैंने जब सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण पढ़े, फ्रॉम सिपॉय तो सूबेदार, तो अंग्रेजों की ये लापरवाही बिल्कुल साफ दिखाई दी। सीताराम पांडे ने तो बहुत लंबा समय सेना में बिताया था ना? हाँ, उन्होंने बंगाल नेटिव आर्मी में 48 साल तक अपनी सेवा दी थी, मतलब लगभग आधी सदी। बाप रे। और वो बताते हैं कि उनके जो अंग्रेज अफसर थे, जिन्हें वो नॉर्गेट कहते हैं, वो इस पूरे तनावपूर्ण माहौल को लेकर बिल्कुल बेपरवाह थे। मतलब उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। सिपाहियों के बीच जो इतनी गहरी बेचैनी थी, उसे नॉर्गेट और बाकी अफसर महज एक छोटी मोटी नाराजगी मांगकर पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। यही शासकों का वो अंधापन होता है, जहां उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता इतनी मजबूत है कि कोई आम आदमी उसे कभी चुनौती दे ही नहीं सकता। हाँ, एक तरह का घमंड कह लीजिए। बिल्कुल घमंडी था। अंग्रेज अफसर अपनी ही धुन में मग्न थे। उन्हें लगता था कि जो सिपाही उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, वो कभी पलट कर वार नहीं करेंगे। वो जमीनी हकीकत से कट चुके थे पूरी तरह। हाँ, और इसी गलतफहमी का नतीजा था कि जब चिंगारी सच में भड़की, तो वो उसे संभाल ही नहीं पाए। 8 अप्रैल 1857 की वो घटना। जी, बैरकपुर में मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमले के आरोप में फांसी दे दी गई। और फिर ठीक 1 महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को छूने से ही साफ इनकार कर दिया। वही कारतूस जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की बात फैली थी। अंग्रेजों ने उन सिपाहियों को 10-10 साल की सजा सुना दी और बस अगले ही दिन वो ऐतिहासिक विद्रोह भड़क उठा।
पूरे उत्तर भारत में आग लग गई। लेकिन यहाँ ना मैं एक बात रखना चाहता हूँ। अक्सर हमें स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि ये सारा बवाल बस एक चर्बी वाले कारतूस की वजह से हुआ। जो कि पूरी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इसे इस तरह देखना, इतिहास को बहुत ही छोटा करके देखना है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह था। मतलब ये उस इमारत की तरह था जिसकी नींव को अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के प्रहार से सालों तक खोखला किया था। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? लोगों की आजीविका, उनकी आज़ादी और उनके विश्वास की ईंटें तो बहुत पहले ही दरक चुकी थीं। वो चर्बी वाला कारतूस तो सिर्फ वो आखिरी हथौड़ा था, जिसके पड़ते ही वो पूरी खोखली इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। एकदम सही। मतलब कारतूस को इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि सालों के अविश्वास का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, एक भौतिक रूप था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कारतूस एक ट्रिगर था, लेकिन बारूद तो बहुत पहले से बिछाया जा चुका था। हाँ, देखिए, जब कोई विदेशी ताकत आपकी जमीन हड़प लेती है, आपके जो पारंपरिक कानून हैं उन्हें बदल देती है और आपके दैनिक जीवन में अजनबी नियम थोप देती है, तो लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। बिल्कुल। और तब अफवाहें महज अफवाहें नहीं रह जाती, वो लोगों के सबसे गहरे डरों को सच साबित करने का काम करती हैं। लोगों को यकीन हो चला था कि अंग्रेज अब उन्हें इंसान नहीं बल्कि ईसाई बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये बारूद सालों से बिछ रहा था, जैसा कि हमने कहा, तो क्या अंग्रेजों को कभी इसका कोई पूर्व संकेत नहीं मिला? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या 57 वाकई उनके लिए पहला झटका था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को बहुत पहले एक कड़ी चेतावनी मिल चुकी थी। आप 1817 के खुर्दा विद्रोह की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। खुर्दा विद्रोह जो 57 से पूरे 40 साल पहले ओडिशा में हुआ था। खुर्दा का विद्रोह कोई छोटी मोटी साधारण घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। हाँ, और इसका नेतृत्व वहां के राजा के पूर्व सेना नायक बक्सी जगबंधु ने किया था। सही कहा। और इसमें पाइकों ने हिस्सा लिया था। पाइक, ये कौन थे? पाइक वहां का एक पारंपरिक लड़ाकू वर्ग था। अगर हम खुर्दा विद्रोह के कारणों को देखें ना, तो हमें बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई देता है जो बाद में 57 का कारण बना। हाँ, और वो कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, उनका सीधा असर लोगों के पेट और उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा था। कैसे? जरा समझाइए। देखिए, उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने खुर्दा में अपनी नई राजस्व नीतियां थोप दी और उन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया। चांदी के सिक्के? हाँ। अब सोचिए, जो साधारण किसान पीढ़ियों से कौड़ियों में लेन देन करता आ रहा है, उसे अचानक कह दिया जाए कि भारी टैक्स अब चांदी के सिक्कों में चुकाना होगा। ये तो एक तरह का आर्थिक अत्याचार था। बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने पुराने जमींदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया, और सबसे क्रूर कदम तो ये था कि आम लोगों से नमक बनाने का उनका पारंपरिक अधिकार ही छीन लिया गया। बाप रे! नमक पर पाबंदी लगाना असल में किसी की आजीविका पर ही नहीं, बल्कि उसके जिंदा रहने के बुनियादी अधिकार पर हमला था। एकदम सही बात है। और खुर्दा विद्रोह में जो एक बात सबसे अहम थी, वो ये कि वहां सिर्फ सैनिक नहीं लड़े थे। हाँ, वहां सब एकजुट हो गए थे। बिल्कुल। बेदखल किए गए जमींदार, चांदी के सिक्कों से परेशान किसान और आम जनमानस, सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोल दिया था। तो एक तरह से खुर्दा की इस घटना ने अंग्रेजों को साफ दिखा दिया था कि जब आप लोगों की सामाजिक मान्यताओं और उनके आर्थिक जीवन दोनों को एक साथ कुचलते हैं, तो समाज के अलग अलग वर्ग अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। हाँ, अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूँ ना, तो खुर्दा विद्रोह किसी बहुत बड़ी फिल्म के उस शुरुआती ट्रेलर की तरह था। बहुत ही दिलचस्प तुलना है। और ब्रिटिश अधिकारियों ने इस ट्रेलर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और नतीजतन उन्हें 57 की पूरी फिल्म भारी कीमत चुकाकर देखनी पड़ी। बिल्कुल। और 57 ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सच में हिलाकर रख दिया था। हाँ, वो घबरा गए थे बहुत ज्यादा। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो भारत को अपनी पुरानी रणनीतियों से अब और नहीं चला सकते। उन्हें एहसास हो गया होगा कि भारतीयों का एक साथ आना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए और फूट डालो और राज करो के सिद्धांत को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लागू करना शुरू कर दिया। अगर मैं सेना में किए गए बदलावों को देखूं, तो उनका मकसद बहुत साफ नजर आता है। क्या देखा आपने? उन्होंने अवध और बिहार से सिपाहियों की भर्ती लगभग बंद ही कर दी, क्योंकि 57 के विद्रोह का मुख्य केंद्र तो वही इलाके थे ना। इसके बजाय उन्होंने गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती शुरू कर दी।
मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि चूंकि उन्होंने देखा कि अलग अलग गुट मिलकर खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेना का ऐसा ढांचा तैयार किया जहां एक क्षेत्र का सैनिक दूसरे क्षेत्र के सैनिक से कटा रहे। आपका ये अनुमान बिल्कुल 100% सही है। उन्होंने जानबूझकर सेना में मार्शल रेस यानी लड़ाकू जातियों का एक नया सिद्धांत गढ़ा। मार्शल रेस? हाँ, इसका असली मकसद ही जातियों और क्षेत्रों के बीच एक दीवार खड़ी करना था ताकि वो भविष्य में कभी एक न हो सकें। मतलब दिमाग से खेल रहे थे वो? बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भी सेना में बहुत बढ़ा दिया। हाँ, ताकि भारतीय सिपाहियों पर नजर रखी जा सके। और जमीन के स्तर पर भी उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। अंग्रेजों ने ना एक धारणा बना ली थी कि इस पूरे विद्रोह के मुख्य साजिशकर्ता मुसलमान थे। ये तो एक बहुत बड़ा जनरलाइजेशन था। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की जमीनें और संपत्तियां बहुत बड़े पैमाने पर जब्त की गईं और उन्हें हमेशा शक की नजर से देखा जाने लगा। और दूसरी तरफ जो जमींदार विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के वफादार बने रहे, उन्हें इनामों से नवाजा गया। उन्हें उनकी जमीनों पर पारंपरिक अधिकार लौटाने का वादा किया गया। मतलब अंग्रेजों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि इस विशाल देश पर राज करना है तो यहाँ के कुछ शक्तिशाली वर्गों को अपना वफादार बनाकर रखना ही होगा। लेकिन इन सब प्रशासनिक और सैन्य बदलावों के बावजूद अंग्रेजों को एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ गई थी। कौन सी बात? उन्हें एहसास हो गया था कि आप किसी इंसान के शरीर को या उसके खेत को तो बंदूक के दम पर नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन आप हर भारतीय के पीछे 24 घंटे एक सैनिक खड़ा नहीं कर सकते। ये तो है, डर की भी एक मियाद होती है। बिल्कुल। एक स्थायी और सुरक्षित साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ भौतिक नियंत्रण काफी नहीं था। यानी उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे भारतीय खुद ब खुद उनकी सत्ता को स्वीकार कर लें, मतलब उनका विरोध करना ही छोड़ दें। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से जन्म होता है अंग्रेजों के तथाकथित सिविलाइजिंग मिशन का, जिसे वो सभ्य बनाने वाला मिशन कहते थे। उन्होंने तय किया कि अब वे भारत के दिमाग, उसकी संस्कृति और उसकी शिक्षा पर कब्जा करेंगे, ताकि भारतीय शारीरिक रूप से तो यहाँ के रहें, लेकिन मानसिक और वैचारिक रूप से वे पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार बन जाएं। और यहीं से असल में विचारों का युद्ध शुरू होता है, वो साइलेंट वॉर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अंग्रेजों के भीतर भी इसे लागू करने के तरीके को लेकर कोई एक राय नहीं थी। हाँ, उनमें आपस में ही बहुत मतभेद थे। मैंने पढ़ा है कि उनके बीच दो स्पष्ट गुट बन गए थे। एक थे प्राच्यवादी, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट्स कहा जाता था, और दूसरे थे अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार, जिन्हें एंग्लिसिस्ट्स कहा जाता था। जी। प्राच्यवादियों का नजरिया पहली नजर में तो बहुत ही सहिष्णु और सम्मानजनक लगता है। हाँ, क्योंकि प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक जैसे बड़े विद्वान शामिल थे। जोन्स ने तो भारतीय संस्कृति, संस्कृत और फारसी का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। अच्छा। वे मानते थे कि भारत जैसे प्राचीन देश पर राज करने के लिए उनके कानूनों, धर्म ग्रंथों और भाषाओं को समझना बेहद जरूरी है। और इसी सोच के तहत 1781 में कैलकाटा मदरसा और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज जैसी संस्थाएं बनाई गईं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? विलियम जोन्स जैसे लोग भले ही संस्कृत सीख रहे थे और ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे उनका असली मकसद कोई निस्वार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। तो क्या था? उनका मकसद था भारतीय कानूनों को अपने हिसाब से कोडिफाई करना, ताकि ब्रिटिश जज यहाँ के पंडितों या मौलवियों पर निर्भर हुए बिना खुद फैसले सुना सकें। ये बात तो है। शासन को आसान बनाने का एक तरीका था ये। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले जैसे अफसर थे, जो इन प्राच्यवादियों के सख्त खिलाफ थे। मैकॉले का नजरिया तो पूरी तरह से तिरस्कार से भरा हुआ था। हाँ, वो पूर्वी ज्ञान को अवैज्ञानिक, सतही और पूरी तरह से पिछड़ा हुआ मानते थे। जब मैंने थॉमस मैकॉले का वो बयान पढ़ा ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। कौन सा बयान? मैकॉले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। बाप रे, ये कितना अपमानजनक है। ये सिर्फ अहंकार नहीं था, ये तो एक पूरी सभ्यता के वजूद को, हजारों सालों के ज्ञान को एक झटके में मिटा देने की, इरेज करने की कोशिश थी। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई मेहमान आपके घर आए और कहे कि तुम्हारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी कबाड़ है और सिर्फ मेरी लाई हुई एक किताब ही दुनिया का असली ज्ञान है। बिल्कुल, ये उनके गहरे नस्लीय अहंकार को दर्शाता है।
मैकॉले चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी हो और यहाँ सिर्फ पश्चिमी विज्ञान और साहित्य ही पढ़ाया जाए। लेकिन अगर हम गहराई से विश्लेषण करें ना, तो विलियम जोन्स और मैकॉले के तरीकों में भले ही जमीन आसमान का फर्क दिखता हो। हाँ, एक संस्कृति को समझकर राज करना चाहता था और दूसरा उसे मिटाकर। बिल्कुल, लेकिन दोनों का जो अंतिम लक्ष्य था वो बिल्कुल एक ही था। और वो लक्ष्य था मानसिक गुलामी। जी हाँ। दोनों ही गुट अंततः भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की अच्छी प्रजा बनाना चाहते थे। एक ऐसी प्रजा जो सवाल न करे, जो अपने ही इतिहास को अंग्रेजों की नजरों से देखें। अब जब अंग्रेजों की ये पश्चिमी कठोर शिक्षा व्यवस्था भारत पर थोपी जा रही थी, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या सवाल? कि उससे पहले भारत की अपनी शिक्षा प्रणाली कैसी थी? मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हम कैसे पढ़ते थे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हमें विलियम एडम की रिपोर्ट में मिलता है। विलियम एडम, ये कौन थे? विलियम एडम एक स्कॉटिश ईसाई प्रचारक थे। उन्होंने 1830 के दशक में बंगाल और बिहार के इलाकों में देसी पाठशालाओं की स्थिति पर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो दर्ज किया ना, वो अंग्रेजों के कठोर और अनुशासित ब्रिटिश सिस्टम के बिल्कुल विपरीत था। विपरीत कैसे? एडन की रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है। इन देसी पाठशालाओं में न तो कोई तय फीस थी, न पक्की इमारतें थीं, न भारी भरकम बेंच थी और न ही कोई हाजिरी का रजिस्टर था। अरे वाह, मतलब सब कुछ बहुत ही अनौपचारिक था। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि फसल की कटाई के समय ये पाठशालाएं पूरी तरह बंद रहती थीं। कटाई के समय बंद रहती थी, ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही तो निर्भर थी ना। हाँ, वो तो है। तो आम किसानों के बच्चे कटाई के समय खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे। अगर स्कूल साल भर चलते तो गरीब किसानों के बच्चे तो कभी शिक्षा ही नहीं पा सकते थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक एनालॉजी से समझाऊं ना, हाँ बताइए। तो अंग्रेजों का जो शिक्षा मॉडल था वो एक फैक्ट्री की तरह था, जहाँ एक सख्त टाइम टेबल था, एक जैसा सांचा था और मकसद था एक जैसी मशीनें या बस क्लर्क तैयार करना। बिल्कुल। जबकि हमारी जो देसी पाठशालाएं थी वो किसी ऑर्गेनिक फार्म की तरह थी। मतलब वो बहुत लचीली थी और लोगों की असली जिंदगी, मौसम और उनकी सहूलियत के हिसाब से अपने आप ढल जाती थी। एकदम सटीक तुलना की आपने। जैसे आज हम रिमोट वर्किंग या फ्लेक्सिबल आवर्स की बात करते हैं ना, वो लचीलापन हमारे सिस्टम में पहले से था। हाँ, लेकिन अंग्रेजों को ये लचीलापन अनुशासनहीनता लगता था। जी। उन्होंने इस सिस्टम को खत्म करके अपनी वही फैक्ट्री वाली प्रणाली लागू कर दी। और अंग्रेजों के इस कठोर ठप्पेदार सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे औपचारिक शिक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर हो गए। बिल्कुल। अंग्रेजों की ये शिक्षा केवल दिमाग पर कब्जा करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये भारतीय समाज को वर्गों में बांटने का भी एक टूल बन गई थी। एक पढ़ा लिखा अंग्रेजीदा वर्ग और एक अनपढ़ वर्ग। हाँ, और इसी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक बहुत बड़ा और गहरा मोर्चा खोला। और इनमें सबसे प्रमुख आवाजें थीं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की। जी हाँ, इन दोनों विचारकों ने इस पश्चिमी शिक्षा को बहुत करीब से देखा और परखा था। शिक्षा को लेकर बेहद कड़े थे। उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है और उनके दिमाग में अपनी ही संस्कृति के प्रति एक गहरी हीन भावना भर दी है। गांधी जी ने तो औपनिवेशिक शिक्षा को पापपूर्ण तक बता दिया था। पापपूर्ण? इतना कड़ा शब्द? हाँ, उनका कहना था कि इसमें विष भरा है, क्योंकि ये शिक्षा भारतीयों को अपने ही समाज, अपनी जमीन और शारीरिक श्रम से दूर कर रही है। मतलब उन्हें बाबू बना रही है? बिल्कुल। वे एक ऐसी शिक्षा की वकालत करते थे जो लोगों का स्वाभिमान वापस लौटाए, जो उन्हें अपने हाथों से काम करना सिखाए और उनके चरित्र का निर्माण करे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी कहिए। गांधी जी का ये भी तो मानना था कि पश्चिमी तकनीक और मशीनें भी भारत के लिए हानिकारक हैं। हाँ, वो मशीनीकरण के खिलाफ थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम सिर्फ अपने पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित रहते और आधुनिक विज्ञान या मशीनों को पूरी तरह नकार देते, तो क्या हम दुनिया से बहुत पीछे नहीं छूट जाते? मतलब ये नजरिया थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? आपका ये सवाल बहुत लाजमी है और दरअसल यही वो बिंदु है जहां रविंद्रनाथ टैगोर के विचार गांधी जी से अलग होते हैं। अच्छा, टैगोर क्या सोचते थे? टैगोर एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं। देखिए, टैगोर भी अंग्रेजों की थोपी हुई कठोर शिक्षा व्यवस्था के उतने ही सख्त खिलाफ थे जितने गांधी जी। हाँ। टैगोर मानते थे कि स्कूल कोई जेल नहीं है,
जहां बच्चों को कड़े अनुशासन की जंजीरों में बांध दिया जाए। हाँ, और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। बिल्कुल, शांति निकेतन की कल्पना ही इस विचार पर टिकी थी कि बच्चों को 4 दीवारों के बीच कैद करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि खुले आसमान के नीचे। हाँ, पेड़ों की छांव में और प्रकृति के करीब रहकर पढ़ाया जाए। और जहां तक आपके उस सवाल की बात है मशीनों वाली, हाँ, विज्ञान और तकनीक का क्या? तो जहां गांधी जी पश्चिमी मशीनों और विज्ञान से दूरी बनाना चाहते थे, वहीं टैगोर का विजन बहुत अधिक समावेशी था। मतलब वो दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। जी, वे चाहते थे कि भारतीय परंपरा, कला, संगीत और दर्शन का पश्चिमी विज्ञान और आधुनिक तकनीक के साथ एक सुंदर मिश्रण हो। मतलब टैगोर चाहते थे कि हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, लेकिन दुनिया के नए ज्ञान को अपनाने से भी ना हिचकें। एकदम सही समझे आप। तो अगर देखा जाए तो गांधी और टैगोर दोनों ही अंग्रेजों की उस फैक्ट्री वाली शिक्षा के सख्त आलोचक थे। लेकिन आजाद भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, इसे लेकर दोनों के पास अलग-अलग लेकिन बेहद शानदार विजन थे। बिल्कुल, एक ने चरित्र और स्वावलंबन पर जोर दिया और दूसरे ने प्रकृति और आधुनिकता के संतुलन पर। यही इन विचारकों की महानता थी। उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि हम किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि हमें किस चीज के लिए लड़ना है। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों के विचारों के युद्ध का जवाब अपने खुद के मजबूत और स्वतंत्र विचारों से दिया। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी का भारत सत्ता और जमीन खोने के डर से अंदर ही अंदर उबल रहा था, और कैसे 1817 के खुर्दा विद्रोह जैसी चेतावनियों को अंग्रेजों ने पूरी तरह नजरअंदाज किया। हाँ, और नतीजतन 57 में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। और फिर उस झटके के बाद अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि भारत पर राज करने के लिए हथियारों से ज्यादा कारगर शिक्षा और मानसिक नियंत्रण है। बिल्कुल, उन्होंने प्राच्यवादियों और मैकॉले की नीतियों के जरिए हमारे इतिहास को दोबारा लिखने और हमारी लचीली देसी पाठशालाओं को खत्म करने का काम किया। लेकिन भारतीयों ने भी इस वैचारिक हमले के सामने घुटने नहीं टेके। शिक्षा और संस्कृति के उस साइलेंट वॉर में गांधी और टैगोर जैसे विचारकों ने अपनी सोच से एक नई आजादी की नींव रखी। एकदम सही। अब अंत में जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पे सच में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। बताइए। आज हम भारत में जिस आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर इतना गर्व करते हैं ना, जरा रुक कर अपने आसपास देखिए। उसमें आज भी मैकॉले के विचारों का कितना हिस्सा जिंदा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? हमारे स्कूलों का वो सख्त टाइम टेबल, वो भारी बस्ते और सबको एक ही ढांचे में ढालने की वो फैक्ट्री वाली सोच, क्या वो अंग्रेजों की ही दी हुई विरासत नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम आज भी अनजाने में उसी सभ्य बनाने वाले मिशन के पैमानों पर खुद को नहीं तोल रहे हैं, जहां अच्छी अंग्रेजी बोलना ज्ञान की निशानी माना जाता है और मातृभाषा बोलना पिछड़ापन? ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। तो कभी फुर्सत में सोचिएगा कि विलियम एडम की रिपोर्ट वाली हमारी उन खोई हुई लचीली देसी पाठशालाओं में ऐसा क्या था जो हमने आज के इस आधुनिक सिस्टम में हमेशा के लिए खो दिया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे अतीत से ज्यादा हमारे आने वाले कल से, हमारे भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। इन विचारों को अपने मन में गूंजने दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ। 18वीं सदी के अंत का कलकत्ता। जरा हम सब उस समय की सड़कों की कल्पना करें। हाँ बिल्कुल, उस दौर का माहौल ही कुछ अलग था। एक तरफ बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां दौड़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ किसी गंगा घाट या चौराहे पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला दृश्य चल रहा है। आप सती प्रथा की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। एक युवा महिला को उसके मृत पति की चिता पर जबरदस्ती बैठाया जा रहा है और ढोल नगाड़े इतनी जोर से बजाए जा रहे हैं ताकि उस महिला की चीखें किसी को सुनाई ना दें। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि आसपास खड़ी भीड़ इस खौफनाक कृत्य को एक पवित्र और महान कार्य मानकर तालियां बजा रही है। बिल्कुल। और ये कोई डरावनी उपन्यास की कहानी नहीं है। ये असल में हमारे सामने रखे हुए शोध पत्रों और स्रोत सामग्री के इस ढेर का शुरुआती पन्ना है। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ इतिहास की खौफनाक कुप्रथाओं की सूची गिनाना नहीं है। हमारे सामने जो स्रोत है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। मतलब हम हमेशा यही सोचते ना कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सीधे तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है।
इन दस्तावेजों को गहराई से खंगालने पर एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। आजादी की पहली लड़ाई असल में किसी विदेशी ताकत के खिलाफ नहीं लड़ी गई थी। तो फिर किसके खिलाफ थी? ये खुद अपने ही समाज की सड़ी गली परंपराओं, रूढ़ियों और असमानताओं के खिलाफ लड़ी गई थी। और यही आज का हमारा मिशन है। इन तमाम स्रोतों के जरिए हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आज से 200 साल पहले जब महिलाओं और निचली जातियों की स्थिति इतनी अमानवीय थी, तो समाज ने खुद को उस दलदल से बाहर निकाला कैसे? बिल्कुल। और कैसे इन शुरुआती सामाजिक सुधारों ने समाज की नींव को इस तरह से बदला कि आगे चलकर एक विशाल स्वतंत्रता संग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार हो सका। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर इस भयानक स्थिति में बदलाव की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, उस समय के समाज की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा समाज था जहां असमानता कोई दुर्घटना नहीं थी, मतलब इसे धर्म और परंपरा के नाम पर पूरी तरह से संस्थागत रूप दिया गया था। संस्थागत रूप से आपका मतलब है कि नियम कानून ही वैसे बना दिए गए थे? हाँ, स्रोतों में दर्ज है कि बहुविवाह और बाल विवाह तो आम बात थी ही, लेकिन महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक ऐसा खौफनाक अंधविश्वास था जिसे आज समझना मुश्किल लगता है। कैसा अंधविश्वास? लोगों का दृढ़ विश्वास था कि अगर कोई लड़की अक्षरों को पढ़ना सीख जाएगी या किताबों के संपर्क में आएगी तो वो जल्द ही विधवा हो जाएगी। अरे बाप रे! रुकिए, ये कोई आर्थिक मजबूरी या संसाधनों की कमी वाली बात तो बिल्कुल नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संसाधनों की कमी होती तो समझ आता कि भाई वे शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन ये तो सीधे तौर पर डराने की रणनीति है। क्या ये सिर्फ अशिक्षा थी या इसके पीछे समाज को नियंत्रित करने का कोई बड़ा षड्यंत्र था? अशिक्षा तो सिर्फ एक नतीजा थी। असल में ये समाज के आधे हिस्से को मानसिक रूप से पंगु और अधीन बनाए रखने का एक बहुत ही सुविचारित सिस्टम था। समझ रहा हूं। शिक्षा कोई सामान्य चीज नहीं है ना। शिक्षा व्यक्ति को सवाल पूछना सिखाती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और जो व्यक्ति सोच सकता है वो बगावत कर सकता है। एकदम सटीक बात। इसलिए महिलाओं को किताबों से दूर रखकर उस दौर का पितृसत्तात्मक समाज ये सुनिश्चित कर रहा था कि महिलाएं अपनी इस दर्दनाक स्थिति को ही अपना भाग्य मान लें। मतलब अगर वे अनपढ़ रहेंगी तो वो कभी उस व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाएंगे जो उन्हें दबा रही है। बिल्कुल, यही उनका मकसद था। ये बात मुझे थोड़ा परेशान करती है। अगर पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई सवाल न पूछे, जहां धर्म के नाम पर डर का कारोबार चल रहा था, हाँ। तो फिर ये सन्नाटा टूटा कैसे? बदलाव की ये प्रक्रिया हवा में तो शुरू नहीं हुई होगी। हमारे नोट्स बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो परिवर्तन विचारों से ज्यादा तकनीक के स्तर पर था। तकनीक? आप किस तकनीक की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ छापे खाने की, यानी प्रिंटिंग प्रेस। संचार की एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत के सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले के दौर की कल्पना कीजिए। अगर किसी के पास कोई नया विचार है तो उसे भोजपत्र या कागज पर हाथ से लिखना पड़ता था। मतलब पांडुलिपियां तैयार करनी पड़ती थी। हाँ। और इन पांडुलिपियों को तैयार करने में महीनों लगते थे। ये इतनी महंगी और दुर्लभ होती थीं कि सिर्फ कुछ गिने चुने अमीरों, राजाओं या बड़े पुजारियों के पुस्तकालयों तक ही सीमित रहती थी। तो आम आदमी तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती थी। यानी ज्ञान पर एक तरह से कुछ खास वर्गों का एकाधिकार था। सही पकड़ा आपने। ज्ञान मुट्ठी भर लोगों की जागीर था। लेकिन जैसे ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहरों में प्रिंटिंग प्रेस का चलन बढ़ा, रातों रात ये एकाधिकार टूट गया। क्योंकि अब किताबें सस्ती हो गई थी। बिल्कुल। अब एक पन्ने पर लिखे गए विचार की हजारों प्रतियां कुछ ही घंटों में बहुत कम कीमत पर छप सकती थी। पर्चे, पुस्तिकाएं और अखबार स्थानीय भाषाओं में छपने लगे। स्थानीय भाषाएं मतलब बंगाली, मराठी या उर्दू वगैरह में? हाँ, इसका सीधा असर ये हुआ कि ज्ञान, तर्क और बहस अब महलों और आश्रमों की ऊंची चारदीवारी से निकलकर बाजारों और चौराहों तक पहुंच गए। एक तरह से इसने विचारों का लोकतंत्रीकरण कर दिया। आम जनता अब अपनी भाषा में धर्म और समाज की आलोचनाओं को पढ़ पा रही थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ी उलझन है। बताइए। जब हम सुधारकों की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की नींव रखी और सती प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी। हाँ, वे एक बहुत बड़े सुधारक थे। उनके काम करने का तरीका बड़ा अजीब लगता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे समाज को आधुनिक बनाना चाहते थे।
लेकिन जब उन्हें सती प्रथा को गलत साबित करना हुआ तो उन्होंने उपनिषदों और प्राचीन संस्कृत श्लोकों का सहारा लिया। हाँ, ये सच है। क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है कि आप पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के लिए पुराने ही लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में ये राम मोहन रॉय की सबसे बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक चाल थी। वह समाज के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। मनोविज्ञान से आपका क्या मतलब है? मतलब वे जानते थे कि अगर वे सीधे तौर पर खड़े होकर कहेंगे कि यूरोप में ऐसा नहीं होता, पश्चिमी दुनिया हमसे आगे है, इसलिए हमारी परंपरा गलत है, तो कट्टरपंथी लोग उन्हें तुरंत एक बाहरी व्यक्ति या विदेशी एजेंट मानकर खारिज कर देते। एकदम सही, उनकी बात कोई नहीं सुनता। हाँ, समाज एकदम रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता। कोई भी इंसान या समाज अपने धर्म या अपनी जड़ों पर सीधा हमला बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए उन्होंने एक तरह की जूडो तकनीक अपनाई। जूडो तकनीक? हाँ, मतलब? यानी विरोधी के वजन और ताकत का इस्तेमाल उसी को गिराने के लिए करना। रॉय कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के अंबार लगा दिए और कट्टरपंथियों को उनके ही मैदान में चुनौती दी। ओहो, तो उन्होंने उन्हीं की किताबों से सबूत निकाले? बिल्कुल। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके दिखाया कि जिन वेदों या शास्त्रों की दुहाई देकर विधवाओं को जलाया जा रहा है, उनमें असल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अरे वाह! उन्होंने साबित किया कि सती प्रथा कोई ईश्वरीय धर्म नहीं है, बल्कि बाद में इंसानों द्वारा जोड़ी गई एक विकृति है जो स्वार्थ के लिए बनाई गई है। ये तो सामने वाले के हथियार से उसी को निहत्था करने वाली बात हुई। आप उन्हें उन्हीं की किताब से हरा रहे हैं। हाँ, और इस रणनीति का असर भी देखा। दस्तावेजों के अनुसार 1829 में सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कानूनी रोक लगा दी गई। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक कानून बन जाने से किसी समाज की सदियों पुरानी मानसिकता रातों रात बदल जाती है? नहीं, कानून सिर्फ एक सतह को छूता है, वो मानसिकता को तुरंत नहीं बदल सकता। लेकिन राम मोहन रॉय की इस रणनीति ने बदलाव का एक ऐसा रास्ता जरूर खोल दिया था जिसका इस्तेमाल आने वाली पीढ़ियों ने किया। जैसे किसी और ने भी ये तकनीक अपनाई थी? हाँ, उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मामला हमारे सामने है। अच्छा, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया था। बिल्कुल। जब विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह की लड़ाई लड़ी, जो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था, तो उन्होंने भी उसी रणनीति को अपनाया और प्राचीन ग्रंथों से ही प्रमाण जुटाए कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है। और उसी का नतीजा था कि 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली। जी बिल्कुल। कानून अपनी जगह है, लेकिन जब तक महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक असली सशक्तिकरण नहीं आ सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा और एकमात्र जरिया थी। हमारे पास मौजूद रिसर्च बताती है कि 19वीं सदी के आखिरी दौर में बदलाव की लहर शिक्षा की तरफ मुड़ी। हाँ, आर्य समाज ने उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र में और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लेकिन उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, उसे देखकर मुझे एक अनोखी उपमा सूझ रही है। क्या उपमा, बताइए। ऐसा लग रहा था जैसे समाज लड़कियों को तैरना तो सिखाना चाहता था, लेकिन ये सख्त शर्त लगाकर कि उन्हें पानी में उतरने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी। ये उपमा तो बहुत ही गहरी है। चलिए इस उपमा को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि ये उस दौर की वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। बिल्कुल, समझाइए। चारों ओर कांच की अदृश्य दीवारें खड़ी कर रहा था। सुधारवादी प्रयासों और बदलते समय के दबाव के कारण लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने तो लगे थे, लेकिन उनका मकसद उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक या एक विचारशील इंसान बनाना कतई नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? सिर्फ नाम के लिए पढ़ाना? वे चाहते थे कि लड़कियां सिर्फ इतनी पढ़ाई करें कि वे एक अच्छी, आज्ञाकारी और सभ्य गृहिणी बन सकें। अच्छा, मतलब घर का काम अच्छे से कर सकें। हाँ, यही कारण है कि लड़कियों का पाठ्यक्रम लड़कों से बिल्कुल अलग रखा गया। उन्हें विज्ञान या दर्शन शास्त्र के बजाय सिलाई, कढ़ाई, साफ सफाई और घर के हिसाब किताब पर ज्यादा जोर दिया जाता था। यानी शिक्षा का उद्देश्य भी पितृसत्ता को और अधिक व्यवस्थित और मजबूत करना ही था, न कि उसे चुनौती देना। बिल्कुल सही। समाज लड़कियों को पढ़ा लिखाकर बस बेहतर सांचे में ढालना चाहता था। यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग ये सोच रहे थे कि वे शिक्षा की मात्रा और दिशा को नियंत्रित कर लेंगे, वे पूरी तरह से गलत थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान को पढ़ना आ जाता है, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि वो भविष्य में क्या सोचेगा या क्या गढ़ेगा।
ज्ञान की अपनी एक स्वतंत्र ताकत होती है। ये बात तो है। हमारे रिसर्च में उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों का उदाहरण इस संदर्भ में बहुत अहम है। वहाँ महिलाओं को घर के अंदर ही अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया जाता था। और इसके लिए घर पर ही अरबी पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं आती थी ना, ताकि महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर ना जाना पड़े। जी, लेकिन यहाँ भी वही क्रांति हुई। मुमताज अली जैसे कुछ प्रगतिशील समाज सुधारकों ने उसी अरबी और कुरान की आयतों का ही हवाला देकर ये समझाना शुरू किया कि इस्लाम में महिलाओं को शिक्षा हासिल करने का पूरा अधिकार है और संपत्ति रखने का भी समान अधिकार दिया गया है। बिल्कुल। जो धर्म ग्रंथ अभी तक केवल इबादत का साधन थे, वे अब अधिकारों की मांग का घोषणा पत्र बनने लगे। मतलब यहाँ भी वही जूडो तकनीक काम आ रही थी। हाँ, और 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते ये जो महिलाओं को बचाने या सुधारने का काम अभी तक पुरुष कर रहे थे, उसकी कमान खुद महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली। यहाँ बेगम रुकैया सखावत हुसैन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। उन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और सबसे खास बात यह है कि उनकी बातें किसी भी लिहाज से नॉर्म या समझौते वाली नहीं थी। हाँ, वे बहुत बेबाक थीं। उन्होंने खुलेआम और बहुत आक्रामकता के साथ कहा कि हर धर्म के ठेकेदारों और धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा दिखाने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने का ही काम किया है। उनकी आक्रामकता ही उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। वे सिर्फ लड़कियों को अक्षर ज्ञान नहीं दे रही थी, वे एक पूरा वैचारिक युद्ध लड़ रही थीं। जब महिलाएं खुद आगे आकर अपने अधिकारों की बात करने लगीं, अपने अनुभव लिखने लगीं, तो समाज को ये समझ में आने लगा कि अब उन्हें डराकर या बहलाकर चुप नहीं कराया जा सकता। तो महिलाओं के मुतेबे ने समाज की एक बहुत गहरी और सड़ी हुई खामी को उजागर कर दिया था। एकदम सही। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात बहुत साफ होती है कि ये समाज सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच ही नहीं बटा था। हाँ, असमानता की परतें और भी गहरी थीं। अगर हम असमानता के इस पिरामिड को देखें तो इसकी सबसे मजबूत और क्रूर ईंटें जाति व्यवस्था की थी। ये असमानता का सबसे संगठित और पीड़ादायक रूप था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसान की काबिलियत नहीं बल्कि उसका जन्म तय करता था कि वो समाज में कहाँ खड़ा होगा। मतलब आप पैदा कहाँ हुए वही आपकी किस्मत तय कर देगा। बिल्कुल। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर थे, उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र जैसे कारीगर या किसान। लेकिन इन सब के नीचे एक ऐसा विशाल वर्ग था जिसे समाज का हिस्सा तक नहीं माना जाता था। साफ सफाई का काम करने वाले इन लोगों को अछूत घोषित कर दिया गया था। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। सार्वजनिक कुओं से पानी पीना, मंदिरों में जाना या समान रास्ते पर चलना तो दूर की बात थी। कई जगहों पर तो ये नियम था कि इनकी परछाई भी सवर्णों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये सिर्फ आर्थिक या शारीरिक शोषण नहीं था, ये इंसान की आत्मा पर किया गया एक गहरा मानसिक शोषण था। बिल्कुल। जहां एक व्यक्ति को बचपन से ये यकीन दिलाया जाता था कि वो अशुद्ध है, और इसी अमानवीय व्यवस्था पर सबसे पहला और सबसे जोरदार वैचारिक प्रहार ज्योतिराव फूले ने किया। हाँ, महाराष्ट्र में उनके सत्यशोधक समाज ने जो तर्क दिए वे किसी भी स्थापित मान्यता को बख्शने वाले नहीं थे। क्या तर्क दिए थे उन्होंने? फूले ने इस पूरी व्यवस्था की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मार दी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाति व्यवस्था बुरी है, बल्कि उन्होंने उस पूरे इतिहास को ही चुनौती दे दी जिस पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था टिकी थी। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण खुद को सबसे ऊंचा मानते हैं और कहते हैं कि वे आर्यों के वंशज हैं, असल में वे तो बाहर से आए हुए हमलावर हैं। अरे वाह, ये तो पूरी थियरी ही पलट दी उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की इस जमीन के असली मालिक तो ये निचली जातियां हैं जिन्हें इन आर्य हमलावरों ने धोखे से और क्रूरता से अपना गुलाम बना लिया है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और व्यवस्था को उलट देने वाली थ्योरी थी। और फूले यहीं नहीं रुके। दस्तावेजों में एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी जी। और उन्होंने ये किताब अमेरिका के उन गोरे लोगों को समर्पित की जो दासों को आजाद कराने के लिए नागरिक युद्ध लड़ रहे थे। मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। 1873 में जब न इंटरनेट था, न कोई तेज अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम, उस समय महाराष्ट्र का एक व्यक्ति अमेरिका के रंगभेद और दास प्रथा को भारत की जाति व्यवस्था से कैसे जोड़ रहा था? यही फूले की असाधारण वैचारिक गहराई और दूरदृष्टि थी। वे समझ चुके थे कि शोषण और अत्याचार की भाषा वैश्विक होती है। मतलब शोषण हर जगह एक जैसा ही होता है? बिल्कुल। चाहे वो अमेरिका में चमड़ी के रंग के आधार पर हो
या भारत में जन्म और जाति के आधार पर। दोनों ही स्थितियों में एक मजबूत वर्ग दूसरे कमजोर वर्ग को पूरी तरह से इंसान मानने से इनकार कर रहा है। ये समानता तो बहुत गहरी है। फुले ने भारत के तथाकथित ऊंची जातियों के राष्ट्रवादियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा राष्ट्रवादियों के बारे में? उन्होंने साफ कहा कि जो लोग आज राष्ट्रवाद का झंडा फहरा रहे हैं और अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, उनका राष्ट्रवाद बहुत खोखला है। खोखला कैसे? वे बस विदेशियों को हटाकर खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं ताकि वे निचली जातियों पर फिर से अपना क्रूर राज बेरोक टोक चला सकें। उनका ये राष्ट्रवाद स्वार्थ पर टिका था, मैं यहाँ और तुम वहाँ वाली सोच पर। और फुले के इसी सशक्त विचार को 20वीं सदी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक जन आंदोलन में बदल दिया। हाँ बिल्कुल। हमारी रिसर्च में 1927 के महाड़ सत्याग्रह यानी मंदिर और सार्वजनिक तालाब प्रवेश आंदोलन का प्रमुखता से जिक्र है। जी। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। अगर अम्बेडकर जाति व्यवस्था के और हिंदू धर्म की रूढ़ियों के इतने खिलाफ थे, तो वे मंदिरों में प्रवेश क्यों करना चाहते थे? ये बहुत आम सवाल है। मतलब क्या वे उसी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे थे? ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन अम्बेडकर का मकसद किसी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना या धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा बनना बिल्कुल नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? उस तालाब का पानी पीने से या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से उनकी प्यास या आध्यात्मिक जरूरत पूरी नहीं होने वाली थी। उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था कि यह आंदोलन सिर्फ यह साबित करने के लिए है कि हम भी इंसान हैं। अच्छा, मतलब वो जगह सिर्फ एक माध्यम थी, एक प्रतीक थी। एकदम सही। वो सार्वजनिक स्थान, चाहे वो तालाब हो या मंदिर, उस समय की सत्ता, अधिकार और समाज की स्वीकृति का प्रतीक था। समझ रहा हूँ। जब वे उन सीढ़ियों पर चढ़े तो वे किसी धर्म को नहीं, बल्कि उस पवित्रता और अपवित्रता के विचार को चुनौती दे रहे थे जिसने सदियों से इंसानों को अमानवीय खांचों में बांटा हुआ था। वे सार्वजनिक संपत्ति पर अपने नागरिक अधिकार का दावा कर रहे थे। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहां ये विरोध धर्म के प्रतीकों से भी आगे निकल गया। आप पेरियार की बात कर रहे हैं? हाँ, E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पूरा दक्षिण भारत पेरियार के नाम से जानता है, उन्होंने एक बहुत ही प्रखर आत्मसम्मान आंदोलन खड़ा किया। जी बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि पेरियार ने सभी धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता को ही सिरे से खारिज कर दिया। पेरियार का तर्क बहुत तार्किक और सीधा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपको जन्म से नीचा बताता है या महिलाओं को अधीन बताता है, हाँ, तो उस ग्रंथ में पवित्रता हो ही नहीं सकती। उनका मानना था कि इन धार्मिक कर्मकांडों और कथाओं ने लोगों को सदियों से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। और जब तक आप अपने दिमाग को इन ग्रंथ के प्रभाव से आजाद नहीं करेंगे, तब तक आप एक स्वतंत्र इंसान के रूप में आत्मसम्मान के साथ नहीं जी सकते। अब यहाँ से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेती है। वो कैसे? हम देखते हैं कि 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय समाज एक बहुत बड़े मंथन से गुजर रहा था। महिलाएं अपनी शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ रही थीं, निचली जातियां अपने इंसानी दर्जे और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थीं। हाँ, समाज अपने भीतर की बुराइयों से लड़ रहा था। लेकिन जब आप अपने ही समाज में लगातार समानता की मांग करते हैं, तो धीरे धीरे ये सवाल भी उठना लाजमी है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश आखिर किसका है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक वैचारिक विकास है। सामाजिक चेतना हमेशा राजनीतिक चेतना को जन्म देती है। बिल्कुल। जब एक इंसान ये समझ जाता है कि जनजाति या लिंग के आधार पर कोई भी उससे श्रेष्ठ नहीं है, तो वो ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि कोई विदेशी गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति समुद्र पार से आकर उस पर राज करे। सही बात है। इस सामाजिक मंथन ने ही असल में राजनीतिक चेतना के बीज बोए। और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर ये भारत देश हमारा है, यहाँ के हर नागरिक का है, तो इसके संसाधनों पर हमारा हक क्यों नहीं है? हाँ, यही वो सवाल था जिसने राष्ट्रवाद की असल नींव रखी। अंग्रेजों के खिलाफ जो शुरुआती राजनीतिक गुस्सा था, वो इसी आर्थिक और राजनीतिक अधिकार को लेकर था। हमारे स्रोत इस बात की बहुत स्पष्ट पुष्टि करते हैं। शुरुआती कांग्रेस के नेताओं के पत्राचार को देखिए, जो उस समय की मानसिकता को दर्शाते हैं। कोई खास उदाहरण है हमारे पास? हाँ, 1887 में दिनशा वाचा ने दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता को एक खत लिखा था। उस खत में एक बहुत गहरी हताशा थी। हाँ, मैंने वो अंश पढ़ा है। वाचा शिकायत कर रहे थे कि लोग सिर्फ सोने की चाह में अंधे हो गए।
मतलब पैसा कमाने में। हाँ, यानी हर कोई सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने और पैसा कमाने में लगा हुआ है। वे कह रहे थे कि अगर पढ़े लिखे लोग और व्यापारी सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में उलझे रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। ये उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग की पीड़ा थी। वे देख रहे थे कि अंग्रेज भारत का भारी आर्थिक शोषण कर रहे हैं, संपदा को लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। लेकिन आम जनता अपने रोजमर्रा के जीवन में इतनी उलझी हुई है कि वो एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खड़ी ही नहीं हो पा रही है। मतलब शुरुआत में कांग्रेस एक जन आंदोलन नहीं था। बिल्कुल नहीं। शुरुआती कांग्रेस उस समय मुख्य रूप से वकीलों, पत्रकारों और पढ़े लिखे कुलीन वर्ग का एक क्लब बनकर रह गई थी, जिसकी पहुंच दूर दराज के कामों और किसानों तक थी ही नहीं। और यही पर जरूरत थी एक ऐसे उत्प्रेरक की जो इस पूरी ऊर्जा को, इस पूरे बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा दे सके। एक जन नेता की जरूरत थी। हाँ, एक ऐसा नेता जो कोट पैंट वाले वकीलों से निकलकर आम किसान की भाषा बोल सके। और वो उत्प्रेरक बने महात्मा गांधी। बिल्कुल, गांधी का आगमन एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, लेकिन जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनका तरीका बाकी सभी नेताओं से एकदम अलग था। हमारे नोट्स में उनके सत्याग्रह की बहुत विस्तृत चर्चा है जी। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि सत्याग्रह को समझना इतना आसान नहीं है। क्या ये सिर्फ शांति से धरना देना या हाथ बांधकर विरोध करना था? गांधी जी के सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध या सिर्फ धरना प्रदर्शन समझना सबसे बड़ी भूल होगी। तो असल में सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का मतलब कायरता या कमजोरी बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सक्रिय, ऊर्जावान और आक्रामक विचार था। आक्रामक कैसे? उसमें तो हिंसा नहीं थी। उनका सिद्धांत था कि आपको अपने विरोधी को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको जानबूझकर बिना किसी बदले के भावना के खुशी खुशी खुद पीड़ा सहनी है। लेकिन इससे राजनीतिक आजादी कैसे हासिल होगी? मतलब खुद पीड़ा सहने से अंग्रेज कैसे भागेंगे? देखिए, जब आप बिना कोई दुर्भावना रखे शांति से पुलिस की लाठियां खाते हैं तो आप असल में सामने वाले के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा पर हमला कर रहे होते हैं। अंतरात्मा पर हमला? हाँ, आप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जो कर रहा है वो कितना अमानवीय और क्रूर है। ये विरोधी को युद्ध में हराने का नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे वैचारिक रूप से निहत्ता करने का तरीका था। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत महान और दार्शनिक लगती है, लेकिन जमीन पर आम आदमी, एक अनपढ़ किसान इसे कैसे देख रहा था? ये बहुत अहम सवाल है। हम अक्सर आज की तारीख में ये मान लेते हैं कि पूरे भारत की जनता ने अचानक से गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के दर्शन को पढ़ लिया और वे सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जी। रिसर्च के इन पन्नों में एक बहुत ही अजीब रिपोर्ट छिपी हुई है। जनवरी 1921 की एक सीआईडी रिपोर्ट जो प्रतापगढ़ के किसानों के बारे में है। हाँ, ये इतिहास का शायद सबसे आकर्षक और आंखें खोलने वाला हिस्सा है। इसमें क्या खास बात थी? जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो आम जनता नेता के लिखित दर्शन को नहीं बल्कि नेता की छवि को अपनी स्थानीय जरूरत के हिसाब से ढाल लेती है। प्रतापगढ़ में क्या हो रहा था उस वक्त? प्रतापगढ़ में उस समय किसान अपने स्थानीय जमींदारों के भारी शोषण का शिकार थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूलते थे और बिना कारण उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर रहे थे। और सीआईडी की वो रिपोर्ट साफ बताती है कि उन ग्रामीण किसानों को ये भी ठीक से नहीं पता था कि गांधी असल में कौन है, वे दिखते कैसे हैं, हाँ, उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, या वे अंग्रेजों से आजादी क्यों चाहते हैं। यही तो इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा पेंच है। किसानों को गांधी के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दर्शन से कोई मतलब नहीं था। तो फिर वे गांधी का नाम क्यों ले रहे थे? उनके लिए तो गांधी नाम का व्यक्ति एक महात्मा, एक चमत्कारी साधु बन चुका था। गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि ये कोई ऐसा ईश्वरीय अवतार है जो अत्याचारी जमींदारों को बर्बाद कर देगा। अरे बाप रे! उन्हें पूरा यकीन था कि गांधी जी के चमत्कार के प्रताप से ही उनकी जमीनों की बेदखली रुकी है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन की नींव एक तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर खड़ी थी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। किसानों का मुख्य दुश्मन अंग्रेज वायसराय या लंदन की संसद नहीं थी, बल्कि उनका अपना स्थानीय जमींदार था, और उन्होंने गांधी को अपने इस स्थानीय संघर्ष का हथियार बना लिया। बिल्कुल।
मतलब करोड़ों लोग राष्ट्रीय आंदोलन में इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि वे एक स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे, बल्कि इसलिए जुड़े क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की पीड़ा और शोषण से आज़ादी चाहते थे। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा विश्लेषण है। हर किसान, हर मजदूर, हर महिला और हर निचली जाति का व्यक्ति अपने खुद के स्थानीय शोषण से लड़ रहा था। गांधी के नाम और उनकी छवि ने उन करोड़ों अलग अलग लड़ाइयों को एक छतरी के नीचे ला खड़ा किया, और यही वो जमीनी ताकत थी जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस पूरी स्रोत सामग्री को खंगालने के बाद एक बहुत ही अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। सती प्रथा के वैचारिक विरोध से लेकर महिला शिक्षा तक, जाति विरोधी आंदोलनों से लेकर सत्याग्रह के जन आंदोलन तक, ये एक ऐसा लंबा सफर है जिसमें समाज ने पहले खुद को अंदर से तोड़ा, अपनी बुराइयों से लड़ा और फिर एक नए रूप में खुद को जोड़ा। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या? हम देखते हैं कि 19वीं सदी के इन सुधारकों ने समाज में भारी बदलाव लाने के लिए हमेशा अपने ही अतीत का, अपने ही प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। हाँ, जैसे राम मोहन रॉय का वेदों का उपयोग या मुमताज अली का कुरान का उपयोग। उन्होंने भविष्य को पूरी तरह से बदलने के लिए इतिहास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो आज के आधुनिक दौर में जब हम सामाजिक न्याय, समानता या आधुनिकता की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या हम अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को पूरी तरह से नकार कर एक बड़ी गलती कर रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। क्या आज हमें भी उन पुराने सुधारकों की तरह अपनी ही संस्कृति के भीतर से उस जूडो तकनीक को वापस खोजने की जरूरत है, ताकि हम आज के समाज की अदृश्य, जातिगत और लैंगिक दीवारों को स्थायी रूप से तोड़ सकें? बिल्कुल। यह एक ऐसा विचार है जो इतिहास के इन पन्नों को आज के हमारे जीवन से सीधा जोड़ देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो सोशल साइंस टुडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में।